सबसे ज्यादा भंड कब हुए हो? 2016 का किस्सा है। तो मैं इतनी ज़्यादा शराब पीने वाला आदमी नहीं हूँ। उस दिन कोई आके हैप्पी बर्थडे करते होता ना कि भाई 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 एक था यार मैनू मना करेगा यार तू इतना करते करते पता नहीं किन्नी होगी। मैनू सिर्फ अखीर इन्ना याद है कि मैं ना उत्थे स्टेज ते एवें डिग्गिया पिया ਤੇ ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਚੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ तू साले घर नहीं जाना। मेरे को इतना भी याद है, मैंने उनको पता नहीं क्या बोला, बस मुझे उनका आखिरी धक्का याद है, चल प्यार है कहते। कैसे मिलना हुआ जाकिर भाई से? जाकिर पाजी एक दिन सतवा में परफॉर्म कर रहे थे चंडीगढ़। तो जैसे ही मैं उधर एंटर किया तो एक ना लेडीज़ का एक ग्रुप था, उन्होंने बोला गुरनज़र म्यूज़िक म्यूज़िक, और ना मैंने मुंह नीचे किया और ना मैं निकल गया वहाँ से। कट टू 2 साल बाद जाकिर पाजी का शो हुआ, तो तब तक जाकिर पाजी का बहुत बढ़िया नाम हुआ। तो मैंने कहा पाजी बहुत मज़ा आया आपका शो देख के। कहते हाँ तेरे को तो नहीं मैं भूलूंगा कभी। मैंने कहा पाजी हम मिले हैं क्या पहले? कहते तेरे को याद है तू वहाँ आया था और लेडीज़ ने बोला था म्यूज़िक म्यूज़िक। कहते उस दिन मैं परफॉर्म कर रहा था वहाँ पे। कोलैबोरेशंस को लेकर मेरा एक और सवाल है। फैंस ने बहुत चीज़ नोट करी है और एक ही चीज़ नोट करी कि इन कोलैबोरेशंस में ज़्यादातर गानों में गुरनज़र सिर्फ एक लाइन को गाते हैं, पूरा गाना क्यों नहीं गाते? स्वीट डिश खाने के बाद आती है और इतनी ठीक लगती है, ज़्यादा मीठा फिर अच्छा नहीं लगता इंसान को। थोड़ा ता ख्याल कर साडा दिल लोहे दाता नहीं सजना, साडा दिल लोहे दाता नहीं सजना, बहते हैं ना आंसू मेरे बहते हैं ना, जब वो हमसे कहते हैं ना दोस्त बन के रहते हैं ना। गाने तो बहुत ही अमेजिंग लिखे आपने। एक गाना सनी लियोनी, वो गाने ने मेरी लाइफ के अंदर बहुत बढ़िया रोल प्ले किया। वो मेरा पहला गाना आपदा लिखिया ऐसा सी जो सुनन लई भाजी लोग पता नहीं कित्थों आंदे सी। मेरे को मेरी लाइफ का फर्स्ट प्राइवेट गिग उस गाने की वजह से मिला, क्योंकि वो बंदा मुझसे अपनी शादी पे सनी लियोन सुनना चाहता था। अच्छा गुरनज़र, लाइफ आपको पॉइंट 0 पे आके छोड़ देती है, ऐसा कभी मोमेंट आया हो और कैसे उसके बाद अपने को मोटिवेट किया हो? आज तक मैथमेटिक्स भी 0 को निकाल नहीं सकी। 0 के बिना तो कुछ पूरा ही नहीं हो रहा ना। तो फिर अगर लाइफ भी 0 आपको दे रही है तो आई थिंक उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है। आपको जब तक ज़िंदगी 0 नहीं दिखाएगी ना तब तक आप चीज़ों की कदर नहीं समझोगे। एक वक्त ऐसा था कि जब मैं कॉलेज जाता था तो मैं बस पास अफोर्ड नहीं करता था, तो मैंने लोकल ट्रेन का पास बनवाया हुआ था। मैं पानीपत जॉब करने जाता था सुबह 4:30 बजे। एक दिन मैं स्टेशन पे बैठ के बड़ा रोया। मैं कहा यार क्या ज़िंदगी होगी मेरी कि मैं रोज़ राती 12 बजे तक अपने घर दे काम भी करना, फिर रोज़ सवेरे 3:30 बजे उठ के 4:15 दी ट्रेन फड़ के मैं पानीपत जाना जॉब करन। और मेरी उस टाइम सैलरी 3100 थी, 3100 रुपये। पर उसमें भी मज़ा था, बहुत मज़ा आया मेरे को उस टाइम पे भी, मैं उसको भी मिस करता हूँ। ऑलराइट, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्रेंड्स विद बेनिफिट विद आरजे मानव, द आरजे मानव शो। और आज मेरे साथ मेरे पॉडकास्ट में जो इंसान है, इनको मैं तब से जानता हूँ जब से ये स्ट्रगल कर रहे थे अपना नाम बनाने के लिए। लेट मी वेलकम गुरनज़र विद मी। गुरनज़र, हेलो बाजी, हाय, कैसे हो भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ। हाय दिल तू जा तू दर्द दी दवा तू, जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू, दिल तू। कैसे हो भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं तो भाई कहूँगा। हाँ बिल्कुल भाजी, आपको जो दिल में आया बोलो, आप ओए करके भी बोल सकते हो। नहीं। सो गुरनज़र को मैं तब से जानता हूँ जब गुरनज़र गिटार लेकर क्लब्स में सिंगिंग किया करते थे, एंड तब मैं रेडियो पे शो करता था। तब मुझे ना इनकी आवाज़ बड़ी पसंद आती थी। मैंने याद है मुझे जब मैं किसी क्लब में गया था, पहली बार मैं नोटिस किया था कि यार बंदे की आवाज़ कितनी प्यारी है यार, कितना अच्छा गा रहा है। आगे 35 में पेडलर्स में मैंने सुना था गुरनज़र को। एंड इत्तेफाकन फिर अगले ही हफ्ते द थर्सडे जैम जो मेरा रेडियो शो था, हाँ जी, उसमें गुरनज़र अपनी गिटार के साथ अपनी आवाज़ के जादू बिखेर रहे थे। और मैं आपको बताता हूँ बाजी, उस टाइम क्या था, मैंने ना कभी रेडियो स्टेशंस देखे थे। रेडियो स्टेशंस हमारे शहर में दूरदर्शन था, जो रेडियो स्टेशन AIR, यस। तो उनके तो खैर बहुत टिपिकल जैसे पुराने ज़माने के रेडियो स्टेशन, तो वहाँ पे हम जाते होते थे कभी कभी। तो मैंने जो आजकल के न्यू एज रेडियो स्टेशन हैं वो तब तक देखे ही नहीं थे। तो आप कह सकते हो कि सबसे पहला अगर मैंने कोई प्रॉपर कॉर्पोरेट रेडियो देखा था तो वो आपके साथ देखा था। अरे वाह, तो मतलब पहली बार जब रेडियो पर आवाज़ भी गई थी तो शायद मेरे शो में गई होगी। यस ना, ये भी एक फैक्ट बन गया। मतलब अगर हाँ कमर्शियल रेडियो के अंदर पहला शो आई थिंक मैंने आप ही के साथ किया था। यस, एंड बहुत मज़ा आया था वो शो, बहुत हिट हुआ था।
एंड बहुत सारे कॉल्स आए थे हमें कि अरे जिनकी आवाज़ उनसे बात कराओ यार, इनको और बुलाओ अपने शो में। और पाजी उस टाइम ना उन चीज़ों की बहुत अलग वैल्यू, जैसे टीवी और रेडियो ना, मुझे लगता है कि जब तक ये डिजिटल इतना नहीं आया था, जब तक ये इतना फास्ट इंटरनेट नहीं हुआ था, तो आई थिंक उन चीज़ों की अहमियत और ज़्यादा थी। उस टाइम रेडियो स्टेशन जाके यूँ लगता होता था कि यार है ना, कि आज हम रेडियो पे गाएंगे तो सारे शहर को पता होगा, सारे को नहीं पता होगा तो कम से कम आधे को पता तब तक होगा। मेरे ख्याल से फेसबुक, इंस्टाग्राम ये इतना इवॉल्व नहीं किया इतना नहीं किया था। द ओनली सोर्स फॉर एंटरटेनमेंट, अगर कोई आप ऑनलाइन मीडिया की बात करो तो वो ये था कि आप रेडियो चलाते थे, क्योंकि वो पेन ड्राइव सीडीज का जमाना यूट्यूब, लेकिन यूट्यूब को लेके भी लोग इतने ज़्यादा एक्टिव इसलिए नहीं थे क्योंकि इंटरनेट इतना फास्ट नहीं था तब। ये हम एक दूसरे को तब से जानते हैं जब इंटरनेट इतना फास्ट नहीं था। ये उस जमाने की बात है, वैसे बहुत पुराने लग रहे हैं हम इस बात करते हैं। बट गुन्ना सर क्या करते हो पूरे दिन? थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ, मतलब मैं तो जानता हूँ थोड़ा बहुत, बट क्या रूटीन रहता है गुड नज़र का? सुबह उठते कितने बजे हैं, रात को सोते कितने बजे हैं, क्या रूटीन क्या रहता है यार? रूटीन पाजी बहुत इंटरेस्टिंग रहता मेरा। रूटीन मेरा ऐसा रहता है कि शायद कोई इमेजिन नहीं कर पाता होगा कि इसका ऐसा रूटीन भी हो सकता है। तो मैं जब उठता हूँ, उठने के बाद अपना ब्रेकफास्ट वगैरह खुद बना के, और हाँ खुद एवरीथिंग पाजी, कुकिंग आती है? एवरीथिंग, मैं अपने घर का सारा काम खुद करता हूँ। हमारी किचन के अंदर कोई काम नहीं करता, कोई सर्वेंट खाना नहीं बनाता हमारा, और हम खुद करते हैं मतलब। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मम्मी कुछ भी ना करें। तो मतलब वो थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि रात को मैं अपने स्टूडियो सेशंस रात को करता हूँ। तो मैं सोता हूँ सुबह, अगर मैं 5 बजे भी सोऊंगा तो अराउंड 6 माई मॉम वेक्स अप, तो दवाई लेती हैं, तो फिर उनका जो सुबह की चाय और उनके ओट्स हैं वो मैं बना देता हूँ, चाहे जितनी मर्जी नींद में हो। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट उनका होता है, फिर लंच के बाद से लेके बाकी एक्टिविटीज़ मेरी होती हैं। तो मेरे यूजुअली रोज़ के 7 से 8 घंटे मेरे घर पे ही हैं, उठने के बाद 8 घंटे की नींद के बाद। तो मैं काम करता हूँ सिर्फ मैं अपनी जिम को भी अपना काम मानता हूँ, तो जिम इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ माई वर्क। तो 2 घंटे जिम हो गई, उसके अलावा 3 से 4 घंटे का मेरा रात का सेशन हो गया स्टूडियो का। तो 6 to 7 मेरे वर्किंग आवर्स हैं, 5, 6, 7 घंटे घर के काम है, और बाकी नींद। तो ये मेरी रूटीन है। अगर मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ फिर अलग हो जाती है चीज़ें। जैसे खाने की बात की, वैसे तो लड़के खाना बनाना बहुत कम जानते हैं। मतलब मुझसे अगर आप पूछोगे यार माना भाई चलो आज आपके घर पार्टी करते हैं, तो मैं तो हार्डली शायद एक मैगी बना दूंगा, वो भी जली भी आधी। बट क्या क्या बना लेते हो यार घर पे? और क्या मतलब पाजी रोटियां नहीं बनाता हूँ मैं, रोटी नहीं बनाता मैं, बाकी है ने रोटी वाला औखा, वो शेप नहीं ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ठीक है। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਇਹ थोड़ा काम ਮੈਨੂੰ टफ लगता, वो डिवाइड है हमारी एक्टिविटीज़। तो मुझे अच्छा लगता है तड़का वड़का काट के सब्जी बना दी, या फिर मैं कोशिश करता हूँ कि हेल्दी खाना बना लें, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब कुछ भी, जैसे जिम वाले खाते हैं। क्या डाइट फॉलो करते हैं जिम की? पाजी मेरी कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट नहीं है। मैं खाता हूँ 5-6 एग्स, बॉइल्ड एग वाइट, और सुबह उठ के मेरी मील होती है जितने भी चिया सीड्स हैं और ये सारी सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ये वो सब करके शेक बना के पीता हूँ। वो इतनी एनर्जी देता है आपको कि आप यू विल नेवर फील कि आपको प्री वर्कआउट चाहिए वर्कआउट से पहले, तो बहुत एनर्जी देता है वो। और फिर उसके बाद वर्कआउट से आके मैं दूध के साथ मूसली और साथ में 6-7 बॉइल्ड एग्स, फिर उसके बाद शाम को स्प्राउट या स्प्राउट सैलेड, या फिर तड़के के साथ वो जो मूंग दाल होती है, और वो सब उसको हल्का सा हाफ फ्राई करके। सब खुद ही बनाते हो? हाँ खुद बना दिया पाजी, मज़ा बहुत आता है यार। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को बिल्कुल कुकिंग पसंद नहीं थी, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना कभी काम घर पे सर्वेंट आए उसने बना दिया। तो क्या हुआ, हमारे ना सर्वेंट चली गई, मम्मी ने खींच के निकाल दी। तो उसके बाद मेरे को 2-3 दिन तो मौत पड़ी रही। मैंने कहा यार अब ये सब कुछ करेंगे, मेरा ये काम थोड़ी है। फिर मैंने जब वो करना शुरू किया ना, तो जैसे ही मैं रसोई में घुसा तो धीरे धीरे मैं रोज़ देखता था। मैंने कहा यार यहाँ पे फॉर एग्जांपल जिस चीज़ पे वो रोज़ खींचते थे वो चीज़ नहीं करते सर्वेंट्स, है ना। आप जितना मर्जी उनको बोलते रहो, वो अपने घर की तरह कभी आपका घर ट्रीट नहीं करेंगे। मैं ऐसा नहीं कहता 100% ऐसे होते हैं, बट आई थिंक 98% कमी रह जाती है, नहीं करते। और दूसरी चीज़ मतलब मेरा खुद का मानना, मुझे यूँ भी लगता है, फॉर एग्जांपल आज हम अपनी माँ के हाथ के खाने को क्यों मिस करते हैं? एवरीबडी सेज कि माँ के हाथ का खाना, माँ के हाथ का खाना नहीं होता, वो माँ के जज्बात का खाना होता है।
एक माँ जब अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है तो हमेशा अच्छा सोच के बना रही होती है कि हाँ ये खाएगा, बेचारा थका हुआ आएगा ना खाना खा के उसको। और एक कोई काम वाला आपके लिए बना रहा है, वो अपने घर की 100 टेंशनें लेके लगा हुआ है कि यार मेरे घर पे ये, मेरे घर पे वो। हो सकता है कि शायद उसका दिल भी ना कर रहा हो, गालियाँ दे के ही काट रहा हो सब्जी। तो वाइब, हर बंदा कहता है ना कि वाइब आती है, वाइब आती, तो वो वाइब खाने में भी जाती है। बिल्कुल, एक वो पॉजिटिव ऑरा के साथ जब मम्मी वो आटा भी गूंदती है ना, उसमें हाँ, प्यार होता है। तो माँ की ममता उसको मिठास लेकर आती तो है खाने में। बेसिकली जो मैंने नोटिस किया, मैंने कहा यार ये चीज़ें अगर आदमी खुद करे ना, जो स्पेशली जो चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जानी है, हमने जो खाना खाना है, तो वो आई थिंक हमसे अच्छा या हमारे घर वालों से अच्छी वाइब के साथ कोई और नहीं बनाता। तो इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि खाने वाले डिपार्टमेंट अपने पास ही रखें, साफ़ सफाई बाकी कामों के लिए ठीक है। वैसे एक ना पूरी बात से मुझे एक बात और अच्छी लगी, मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि यार मैं बहुत बिजी हूँ यार, मैं खुद अपने लिए क्या खाना पकाऊँ यार, ये वो, मैं हेल्दी रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ ऑफिस। मुझे लगता है गुरनज़र से ज़्यादा बिजी इंसान कोई नहीं हो सकता। नहीं, मुझे नहीं, लगता ऐसा कुछ नहीं नहीं, इन द सेंस कि आप घर भी संभाल रहे हो, इन द सेंस पूरा अपना घर का जो रूटीन है आपने वो भी करना है, गाने भी बनाने, क्रिएटिवली काम भी करना है, जिम भी जाना है। सो ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है लोगों के लिए कि भाई मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं काम करता हूँ। अगर गुरनज़र कर सकता है, कोई भी कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं। अब चलो मैं आपको बताता हूँ भाजी, मेरी लाइफ में एक और ट्रांजिशन क्या आई। मेरे आपके फ़ोन का वॉचर कम से कम 4 घंटे होगा रोज़ का। मैं शर्त लगा के कहता हूँ आप अपने घर के काम शुरू करो करने, ये वॉच आर आपका ना 1 घंटे पे आ जाएगा, विच इज़ गुड फॉर योर माइग्रेन, योर आई साइट, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी गुड है। लोग जाके वहाँ पे जाते हैं ना, मेडिटेशन करेंगे, 1 हफ्ता फ़ोन नहीं छुएंगे, वो घर के काम करने शुरू, फ़ोन छूने का टाइम ही नहीं मिलता। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और ऐसा नहीं है कि हम सारे दिन सारे घंटे यूटिलाइज़ करते हैं, ये 3-4 घंटे अगर आप घर का काम करोगे ना, तो ये जो आप फ़ोन पे लगे रहते हैं, हम यूज़लेस चीज़ें सोचते हैं ना, वो टाइम आपका किल कर देता है ये। तो ये अच्छी चीज़ है, ये करनी चाहिए। वेरी इंस्पायरिंग। मैं खुद अब कोशिश करूँगा क्योंकि मैं भी अब थोड़ा अकेले रह रहा हूँ, तो मेरे को कुकिंग करनी पड़ रही है आजकल। सो मैं धीरे धीरे स्प्राउट्स और ये सब ना थोड़ा बहुत तड़का वड़का लगाने सोच रहा हूँ। बट हाँ, तुमसे बात हुई तो मुझे लग रहा है थोड़ा और इंस्पायरेशन ये शुरू करनी पड़ेगी यार। पढ़ रही सही आदत हो जाएगी बाजी, और ये सही है, बढ़िया आदत है। लोग बाहर बहुत सही सिस्टम है। पोहा तक पहुँच गया हूँ मैं। अरे पोहा तक आ गया मुझे। पोहा, मैगी तो लोग खाता नहीं, बट पोहा आ गया। एक वो सत्तू का शेक आता है ना, तो हाँ वो भी बहुत अच्छा भाजी, फुल ऑन प्रोटीन है उसमें। हाँ, मैंने सत्तू का पुड़ा बनाया था परसों। चीला कहते हैं अपन, चिल्ला। हाँ, बेसन का चिल्ला होता है, बेसन मैंने सत्तू का चिल्ला, बनाया हाँ था। तो बना थोड़ा मोटा बना था, बट हाँ वो धीरे धीरे ऐसा में लग रहा है आप फूड ब्लॉगर बन मुझे गए। भी लग रहा है फूड की बातें हो रही है। बट नहीं यार, बहुत अच्छी बात है यार ये। तो हाँ, मेरी रूटीन ये है बाजी। हाँ, कि गुरनज़र अच्छी बातें फॉलो करते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं, आपको यू नो दे लुक अप टू यू। लोगों को पता होना चाहिए कि यार एक रूटीन में वो इंसान क्यों इतना पॉजिटिव है, क्यों उसकी आवाज़ से इतनी पॉजिटिविटी आती है, विच आई ऑलवेज बिलीव। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि यार एक रूह बड़ी प्यारी है। आपका लाइफस्टाइल अगर एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल है तो रूह तो आपकी रहनी पॉजिटिव, और वही आपकी आवाज़ में, वही आपके काम में दिखता है। थैंक यू बाजी, थैंक यू सो मच। एंड जिम आप जाते हो और म्यूज़िक बनाते हो, बात करें इंडस्ट्री में, कौन कौन दोस्त हैं आपके क्लोज दोस्त इंडस्ट्री से, म्यूज़िक इंडस्ट्री से, पंजाबी? पाजी दोस्त तो खैर मेरे सारे ही हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं है, कि यार सब दोस्त हैं गेड़ी मेरे। मारने के लिए? नहीं, गेड़ी वाला तो नहीं है, अब खैर अब वो टाइम निकल गया पाजी। अब तो सब इतने अपनी, अब क्योंकि ऑलमोस्ट सबकी शादियाँ हो चुकी हैं तो बेचारे अपना टाइम उधर संभाल रहे होते हैं। पर हाँ, मेरे दोस्त सभी हैं पाजी। क्लोजेस्ट अगर आप मुझसे पूछते हो तो जस्सी पाजी, बब्बल पाजी, मिलिंद भाई, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं भाजी जो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, जिनके साथ मेरी अब की एसोसिएशन नहीं है। क्लोजेस्ट वाले मेरे सारी पुरानी एसोसिएशंस के लोग हैं। हाँ जी, नए वाला कोई ऐसा नहीं है वेरी क्लोजेस्ट, मतलब दोस्त हैं मेरे सब, बट जिनके साथ आप अपने दिल की बातें शेयर करते हो, जिनके सामने आप रो भी सकते हो कि यार मेरे साथ ये चल रहा है, कि तू मुझे मतलब इस सिचुएशन का बता, तो वो वाले बहुत कम है। वो 4-5 लोग ही हैं। तो कहाँ पार्टी वार्टी कहाँ करते हो जब मिलते हो, तो क्या रहते? पाजी अपनी स्पेस में। अब पहले होता था, छोटे होते थे तो हाँ बता कौन से क्लब में जाना है अब यूँ होता है कि हाँ यार भाई आ जाए, यहाँ तो मेरे घर बैठ जाएंगे या स्टूडियो में बैठते हैं, वहीं पे म्यूज़िक भी सुनेंगे, चिल भी करेंगे। हमारी चिल वर्क स्पेस भी चिल स्पेस है, या हमारा ऑफिस EYP का, या हमारी गाड़ी तो बेस्ट। ये सबसे बढ़िया हमारे अड्डे हैं। तो कभी कारोबार भी होता है गाड़ी में कि नहीं? बिल्कुल होता है मेरे ख्याल से कोई ऐसा लड़का नहीं होगा जिसकी कार में कारोबार नहीं होता होगा सही है, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा भंड कब हुए हो कारोबार से? क्या था किस्सा? पाजी ये किस्सा है, पता नहीं 2017
16 का, ये 2016 का किस्सा है। तो मैं इतनी ज़्यादा शराब पीने वाला आदमी नहीं हूँ, तो अगर पीता भी हूँ तो यूँ होता है कि चल 1-2 बियर पी लियो, ओके डन हो गया अपना। तो वो तो सूफी टाइप ही होता है अब तो। हाँ, वो मैंने देखा परसों हनी पाजी का। हनी पाजी ने बोला 1-2 भी तो सूफी वाला ही है, तो वो रूल अप्लाई टू ऑल हो गया। तो उनके केस में हो सकता है पाजी थे 1-2 बियर ओके डन, इदू अगे नहीं होता कुछ। तो क्या हुआ, मेरा बर्थडे था, तो उस टाइम यहाँ एक जगह है सतवा चंडीगढ़ में 26 सेक्टर में, तो मैं वहाँ परफॉर्म करता होता था। तो हमने ना ऐसे ही प्लान किया कि चल बर्थडे वहाँ सेलिब्रेट करते हैं। मुझे डिस्काउंट भी बहुत था, मुझे 70% डिस्काउंट था वहाँ लिकर पे। तो मैंने क्या किया, मैं नया नया आया था, साइन हुआ था स्पीड रिकॉर्ड्स के साथ। तो जितने भी दोस्त हैं, अमृतमान भाई, डीजे फ्लो, जस्सी पाजी, बब्बल पाजी, ऐसे ऐसे करके नाना करते 18 से 20 आर्टिस्ट हो गए हम लोग, जिनको मैंने इनवाइट किया। और अपने पंजाब से होता ही है कि एक आर्टिस्ट नाल सिर्फ आर्टिस्ट नहीं आता, साथ में और वो 4-5 भाई साथ में होते ही हैं, पक्के होते हैं वो। तो दिलप्रीत ढिल्लों बाजी, पता नहीं वहाँ करते करते नहीं तो 60-70 लोग हो गए। तो थर्सडे का दिन था, हाँ, वो क्लब भी भर गया पूरा, मतलब वो ऑलमोस्ट 100-150 लोग, प्राइवेट पार्टी हो गई। तो पार्टी भी हो गई। और तो उनके जो वॉक इन गेस्ट थे ना, तो अब हम गुड हैप्पी जोन में थे, तो उन्होंने बोला कि जी मतलब एक आध टेबल अगर कोई आता है हम उनको आने दें। मैंने कहा आने दो, कोई चक्कर नहीं है। तो उस दिन कोई आके हैप्पी बर्थडे करते होता ना कि भाई 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 एक था यार, मैनू मना करेगा यार तू, तो इतना करते करते पता नहीं किन्नी होगी। मैनू सिर्फ अखीर इन्ना याद है कि मैं ना उत्थे स्टेज ते एवें डिग्गिया पिया, ਤੇ ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਓਨਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਚੱਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਲਾ ਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਚੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੀ ਗਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਲਾ घर नहीं जाना। मैं क्या, मेरे को इतना भी याद है, मैंने उनको पता नहीं क्या बोला, बस मुझे उनका आखिरी धक्का याद है, चल प्यार है कहते। ओ यार, तो बड़ा मज़ेदार था वो किस्सा। तो आई थिंक फिर मैंने बड़ी माफ़िया मांगी उनसे अगले दिन। मैंने कहा यार पाजी बड़े रिस्पॉन्सिबल हो आप, छोड़ कर आगे आर्टिस्ट। नहीं उनको वहाँ पे मेरे दोस्त मिल गए थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं पाजी हम छोड़ देंगे इसे। तो बड़ा हंसता हूँ मैं जब वो याद करता हूँ तो, और हम उस जगह को भी बहुत मिस करते हैं। फेवरेट ब्रांड कौन सा है? मेरे को पाजी स्पोर्ट्स ब्रांड्स ऑलमोस्ट सब पसंद है। हाँ, मेरे को फॉर्मल ब्रांड्स इतने अच्छे नहीं लगते। नहीं मैं ब्रांड की बात करता, कौन सा? उसमें भी बाजी कुछ खास नहीं अपना। तो मेरे को अगर मतलब मेरे को बियर बहुत पसंद है, और मेरे को फ्रेश बियर पसंद है, मेरे को ड्रॉट बियर पसंद है। यस, जो ब्रूरी वाली बियर है मेरे को, ये बाकी मतलब ठीक है गुड, बट आई लव ब्रूरी की बियर। आई एम ए बियर पर्सन। लिमिट में देखो, कुछ भी करो अच्छा। हाँ बिल्कुल अच्छा बाजी यार। आप फॉर एग्जांपल मैंने कर भी लिए एक आध दिन, अगर फॉर एग्जांपल 1 या 2 मग उसके पी भी लिए, तो अगले दिन मैं 40 मिनट फालतू कार्डियो करता हूँ। तो ये बैलेंस भी बनाना चाहिए। अच्छा यार, एक चीज़ ना बड़ी चक्कर पड़ता है, मेरे दोस्तों का बहुत होता है कि चलो मैं तो थोड़ा फैमिली से अलग रह रहा हूँ, फैमिली मेरी दूसरी सिटी में रहती है। यस। भंड होने के बाद जब घर पे एंट्री होती है, तो मम्मी को फिर पता चल जाता है कि वहाँ पे फिर एक्टिंग निकलती है। नहीं पाजी, भंडो क्या हुई मत। 2 बियर मेरी मम्मी को भी पता है कि अच्छा। क्योंकि कई बार मैं फॉर एग्जांपल उनके साथ घूमते हैं, हम हैंग आउट करते हैं, तो मैं पी लेता हूँ उनके सामने भी, क्योंकि गाड़ी मुझे नहीं चलानी होती ऊपर से। हाँ, गाड़ी चलानी हो तो आई नेवर डू इट, बट हमारे साथ होता है कोई ना कोई, तो शी नोज कि मैं थोड़ा बहुत दो। हाँ ਭਾਜੀ ਸਿੰਪਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। क्या बात है, बिल्कुल सही। वहीं पे आप खुद अपने को सेल्फ पुलिसिंग कर पाते हो कि यार ये मेरी लाइन है, इसके इस लाइन का आगे क्रॉस नहीं करना। और पाजी मैं सच बताऊं, मुझे वो जो पी के बिखरने वाले लोग हैं ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो जिनसे डाइजेस्ट नहीं होती, मतलब जिनकी आंखें घूम जाती हैं पी के, मतलब आई डोंट लाइक, मेरे को वो लोग नहीं पसंद, जिनको फिर उसके बाद बात करने का लहजा भूल जाते हैं, मिसबिहेव करते हैं किसी के साथ। मेरे को लोग ही नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। सबसे जल्दी क्यों चढ़ती है ग्रुप में, दोस्तों में? पाजी दोस्तों के साथ तो वैसे ही चढ़ी रहती है यार, ज़िंदगी चढ़ी रहती है उनके साथ। उनके साथ शराब तो क्या, उनके साथ वैसे ही चढ़ी रहती है। मैं आपको बताता हूँ, आप कभी भी ना घर पे लड़ाई होएगी, आप बहुत लोग होगे ना, कई बार मेरे साथ ऐसे होता है कि चलो मेरी कोई घर पे बहस होगी कि मैं यार थोड़ी देर जा रहा हूँ, मैं जाके ना यूँ सोचता हूँ कि यार मैं ना मिलता हूँ किसी से, कि सीरियस रहूँगा, ये पूछेंगे भी ना तो बताऊँगा नहीं,
भाजी वो पूछते तो क्या है, वो कोई ना कोई ऐसी बकवास कर देते हैं कि मतलब वो भूल ही जाता हूँ मैं कि यार घर से ही इस मूड में आया था। तो दोस्तों के साथ लाइफ ऐसी है, हाँ आप भूल जाते हो सब कुछ, उनके साथ वैसी ज़िंदगी बढ़िया रहती है। दोस्ती से याद है एक बहुत ही प्यारा आपका गाना आया था, दोस्त बन के रहते हैं ना, एंड राहत साहब के साथ कोलैबोरेशन था वो जी यार, बहुत ही प्यारा गाना था और Thank वीडियो you. तो दिल छू गई थी गुलनज़र, और जिस तरीके से तुमने एक्ट किया था, इमोशंस कैरी किए थे, मैं तुमको ऑफ माइक भी बताई थी बात, वो रुलाने वाला था यार पूरा गाना। बट Thank you भाई, thank दिल you. को छुआ था, एंड आई एम श्योर जिन जिन ने वो गाना सुना है वो कहीं ना कहीं वो जो तार आप टच करना चाह रहे थे ना, दोस्त बन के रहे, दर्द था, तो वो टच हुआ था। थैंक यू भाजी, थैंक यू। कैसे वो बनता है? वो आपने शो का नाम क्यों रखा है, क्या फ्रेंड्स विद बेनिफिट? हाँ, वो इसलिए क्योंकि बहुत ही साफ सुथरा शो है ये बेसिकली मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ जिनकी बातों से आपको कुछ बेनिफिट मिलता है। अच्छा तो मैंने वो गाना इसलिए बनाया था कि वो जो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स मैं होते हुए अपनी आंखों से देखता हूँ तो मुझे लगा, मैंने कहा यार इस मुद्दे पे गाना नहीं अब तक कोई, और पता नहीं कितने एग्जाम्पल हुए मेरी आंखों के सामने कि मतलब एक रिलेशन शुरू हुआ, ठीक है, महीने बाद बड़े कैजुअल दोस्त हैं वो, मैंने कहा यार ऐसा क्यों, कैसे होता है यार, क्या मतलब यार तुसी जिहदे नाल इमोशनली कनैक्टेड हो तुसी महीने के बाद कहो यार देख अपना तो अगे निभना नहीं, चल आपां एज अ फ्रेंड रहने हैं। मैंने ऐसे बहुत एग्जाम्पल देखे अपनी आंखों के सामने, मैंने कहा यार ये तो कुछ और ही हो रहा है आजकल। तो फिर मैंने इस वजह से उसके ऊपर लाइन लिखी थी कि मतलब ठीक है हमें तो बुरा लग सकता है ना, तो फिर मैंने अपने आप को उस जगह रख के देखा कि बहते हैं ना बहते हैं आंसू मेरे बहते हैं जब वो हमसे कहते हैं कि दोस्त बन के रहते हैं। ये जो लाइंस है दोस्त बन के रहते हैं, ये आपने बोला कि मैंने सोचा अपने आप को उस जगह रखा कि कुछ याद किया? नहीं भाजी, अपने आप को उस जगह रख के मैं कोई भी गाना लिखता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ, आप बीती नहीं है ये कुछ? आप बीती अपनी कुछ नहीं है भाजी, मेरा आज तक कोई गाना आप बीती पे नहीं है। वो ऑन द स्पॉट जो भी फील हो रहा होता है, जो मेरे को राइम करने में अच्छा लगता है, या फिर जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, गाना ना हम जिस रात भी हम गाना बनाते हैं अपना, तो उस रात हमें कुछ समझ नहीं आता, उसका बना रहे होते हैं बस कि हाँ चल ठीक है, अगले दिन सुबह उठ के सुनते हैं हम उसको, फिर समझ आता है कि हमने रात को जो बनाया ठीक भी है या नहीं है। तो अगर तो वो ठीक 3-4 दिन सस्टेन कर गया, मतलब अगर वो हमें खुद पे फील हो रहा है तो उस गाने को करते हैं, नहीं तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये जब गाना बनाया तो कम से कम नहीं तो 1-1.5 साल, क्योंकि जब ये बनाया था हमने तब सोचा था कि ये ना गाना जचेगा ही राज जी की आवाज़ पे, और तब उस टाइम क्या था कि आप काम नहीं कर सकते थे पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ, तो पढ़ा रहा 1 साल पढ़ा रहा, तो मेरे को था, मैंने कहा करेंगे तो खैर उनके साथ कभी करेंगे, नहीं तो देख लेंगे, अपने पास तो पढ़ा ही हुआ है बन के। तो फिर उसके बाद लिबर्टी हो गई, बीच में जब वर्ल्ड कप हुआ तो उसके बाद लॉ आ गया कि ना आप गाने कर सकते हो, तो फिर मैंने कहा दिस इज़ द राइट टाइम, मेरे को करना चाहिए। तो फिर मैंने उनके साथ गाना किया, और जब हमने उनको गाना भेजा तो उनकी मैनेजमेंट से हम मेरी टीम की बात हुई, वो बोले राहत जी गाना सुन के बहुत हंसे, उन्हें पूछा क्यों, कहते हैं यार इसको मेरे से बढ़िया कोई नहीं गाएगा। मैंने कहा चलो सर शुक्र है, अब तो खैर मेरी उनसे बहुत अच्छे से बात होती है, एक और गाना करें हम साथ में। अरे वाह, हाँ जी, आने वाला है? आएगा भी। दैट्स अ गुड न्यूज़। हाँ जी। सो उनसे मिलना भी हुआ कि सिर्फ फ़ोन पे बात हुई? नहीं, अभी मिलना मेरा हो नहीं पाया उनसे। अच्छा। उन्होंने मुझे वहाँ ज़रूर बुलाया था, इनवाइट किया था, उनके शोज़ थे अभी, न्यूजीलैंड और कनाडा टूर था, कि अगर मैं वहाँ आऊँ तो ये गाना हम एक साथ परफॉर्म करेंगे फिर, और उनके सारे शोज़ सोल्ड आउट थे, बट इतने क्विक वीज़ा इश्यूज़ थे और फिर मैं जा नहीं पाया। बट हाँ डेफिनेटली मिलना होगा हमारा कहीं ना कहीं, और किसी ना किसी इंटरनेशनल टूर पे हम ये गाना करेंगे एक साथ परफॉर्म। इतने कायम सिंगर हैं वो, तो कुछ कोई टिप या कोई कहते हैं ना कि कोई सीख जो उनसे आपसे चुराई हो कि यार राज जी यार से कोई बातों में कुछ? नहीं पाजी, ऐसा मैं खैर जब मिलूँगा तो शायद हो सकता है कि पर्सनली बातें करके उनसे कुछ ना कुछ, गायकी के मसले में तो उनकी कोई जजमेंट ही नहीं है ना, तो वो तो, पर मेरे को उनकी जो सबसे प्यारी चीज़ लगती है वो ये है कि जैसे फर्स्ट टाइम उन्होंने गाना गा के भेजा तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मतलब ये साउंड ऐसा कर रहा है अभी कि अभी जैसे होता है ना कि पहली बार किसी से देख के पढ़ा और गाया, तो उन्होंने कहते कोई बात नहीं मैं 2 दिन बाद भेजूँगा। उन्होंने जो सेकंड टाइम गा के भेजा ना, तो मतलब वो आप उसमें से कमी नहीं निकाल सकते हो फिर, और इतना बड़ा आर्टिस्ट, मेरे को यूँ लगता है कि शायद मतलब कहीं ना कहीं ये भी कह सकते थे कि नहीं यार मैं एक ही बार गाता हूँ या मैं ये नहीं करूँगा दोबारा, तो बोलते कोई बात नहीं दोबारा कर देंगे। तो मेरे को वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा कई बार हम भी सोच लेते हैं कि नहीं ये कर दिया तो ये ठीक है,
उन्होंने जब तक वो ठीक नहीं है ना सामने वाले की नज़र में उन्होंने करते रहना, मतलब ही इज़ गुड उन टर्म्स के अंदर। और नॉट जस्ट हिम, आई थिंक जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हैं ना जो बहुत लंबा सस्टेन कर रहे हैं, आई थिंक उनके सस्टेन करने का रीज़न है ये। बिल्कुल सही बात है। ये बहुत कम क्वालिटी होती है कि लोग बंदे ईगो में ले जाते हैं कि यार ऐसे कैसे, यार मैंने गा दिया, अच्छा गा दिया, एक बार में गा दिया, बट विच इज़ ग्रेट। एक सच्चे आर्टिस्ट को एक सच्चे आर्टिस्ट की कदर होती है, और यही वाइब राहत साहब और आपके बीच में। हाँ भाई, मैंने सोची भी नहीं थी कभी, मैं बहुत खुश होता हूँ। हम वेट करेंगे यार। मैंने बताया उनको, मैंने कहा सर मैं तो खैर, मैं तो क्या, हम सभी बहुत छोटे थे जब से उनके गाने सुन रहे हैं। मैंने कहा ये मेरे लिए ऑनर है, ये मेरी बहुत बड़ी बात है, मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। यस, मैं चाहूँ 2 लाइनें हो जाए यार उस गाने की। बिल्कुल भाजी। जिस चीज़ से दर्द मिले क्यों बार बार करता है वही सजना, जिस चीज़ से दर्द मिले क्यों बार बार करता है वही सजना, थोड़ा ता ख्याल कर साडा दिल लोहे दाता नहीं सजना, साडा दिल लोहे दाता नहीं सजना, बहते हैं ना आंसू मेरे बहते हैं ना, जब वो हमसे कहते हैं ना दोस्त बन के रहते हैं ना। वाह, थैंक यू सो मच फॉर दिस गुरनज़र। हाँ, क्या बात है यार गुरनज़र। आज पूरी दुनिया जानती है गुरनज़र को, इंटरनेशनल टूर। अभी जानती नहीं है भाई, जनवानी है अभी, उसके लिए काम चल रहा है हमारा। मैं जब इधर मैंने बताया कि यार गुरनज़र आने वाले, एवरीवन वाज लाइक कि क्या बात करो, सच में गुरनज़र आ जाएंगे? मैंने हाँ, चलो भाई, थैंक यू, आपने ये बोला, बट मुझे लगता है अभी इसके लिए मेरा सफ़र बहुत पड़ा है, तो बहुत आगे जाना है, लेकिन अभी भी लोग जानते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, लोग जानते हैं, उसके लिए मैं शुक्र करता हूँ भगवान। ये तो है, देखो जो चीज़ है हाँ, वो तो है ना भाई, को सब जानते हैं, जानते हैं, हम तो टॉर में बोलते हैं भाई, सब जानते हैं। थैंक यू। पर गुरनज़र, एक टाइम, जो मैंने पहले बात की थी, जब एक टाइम वो भी था जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा उन दिनों की बात करना चाहूँगा मैं। शुरुआत कैसे हुई? मैं जहाँ तक जानता हूँ योर फर्स्ट लव, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी, वाज नॉट सिंगिंग, स्केटिंग से शुरुआत हुई थी करियर की? बिल्कुल पाजी, उससे पहले भी थोड़ा बताओ मुझे, अर्ली लाइफ स्ट्रगल कैसे हुआ? अर्ली लाइफ पाजी, जब से मैंने +2 पास आउट की थी तब से मैंने मतलब ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में बताई हुई है बात कि तब से मैंने जॉब करनी स्टार्ट करती थी एज अ स्केटिंग कोच, और भी मेरे कई 3-4 साइड बिजनेस थे। अच्छा, क्या थे? तो एक सॉक्स की होलसेलिंग भी करता होता था मैं स्टोर्स पे। अच्छा। और गिटार क्लासेस भी देता था मैं, और उसके अलावा मैं बहुत मल्टीटास्किंग करता था। वो सर्वाइवल मोड था, जहाँ से पैसे बन रहे हैं तो वहाँ से मैं बना लेता था बस। तो ऐसा सीन था। बट उस चीज़ ने एक मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा मेरी लाइफ में रोल प्ले किया। एक तो लोगों की परख, वो छोटी उम्र से हो गई थी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक दुकानदार जो होता है, चलो मेरी दुकानदारी तो दुकान पे जाने वाली थी, तो एक दुकानदार जो होता है वो सबसे जल्दी परख करनी सीखता है, क्योंकि एक दिन में इतने लोगों से आना, हर बंदे से डील करना, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें मेरे को तब आ गई। और दूसरी चीज़ थी कि मेरा टाइम वेस्ट करने का दिल नहीं करता था। जैसे हमारी उम्र के बच्चे क्या होते हैं, जैसे +1 +2 में साथ के साथ गेड़ियाँ वेड़ियाँ चल रही हैं, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया, सब कुछ किया, लेकिन जैसे मैंने काम करके पॉकेट मनी कमानी शुरू की ना, फिर मेरे को वो जो टाइम वेस्ट करना था ना, वो बुरा लगने लग गया। मैंने कहा यार इतनी देर में तो मैं कुछ ना कुछ करके पैसे कमा सकता हूँ। तो जब मैं कॉलेज गया, 1-2 महीने देखा, मैंने कहा यार आते हैं बच्चे, यहाँ तो क्लासेस बंक कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ इतना रेगुलर आने की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैंने कहा क्यों ना जॉब भी करूँ। मेरा एक दोस्त था, तो वो कॉलेज के बाद ना अपनी मोबाइल की शॉप खोलता होता था जाके। अच्छा। और वो बड़ा कूल था, उसके पास हर ट्रेंडिंग चीज़ होती थी, ट्रेंडिंग मोबाइल फ़ोन, और अच्छे ब्रांड्स डालता था। मुझे उसको देख के अच्छा लगता था, कहता यार मैं खुद लेता हूँ। तो मैंने उसको दोस्त बनाया। मैंने कहा जान तो इसका लाइफस्टाइल, कॉलेज से जाना, उसने अपनी बाइक उठानी, वो अपने डैड की कैंटीन की टेक केयर भी करता था, और उसके डैड की कैंटीन के साथ उसका एक मोबाइल शॉप का खुद का छोटा सा एरिया था। तो नाना करते भी बढ़िया काम करता था वो। पूरे आर्मी एरिया के लोग आते थे उसके पास मोबाइल लेमिनेशन करवाने के लिए। तो मैंने कहा यार ये बड़ा कूल है। तो उसको देख के भी मैं मोटिवेट हुआ। फिर मैंने जॉब करनी स्टार्ट कर दी, और उसके बाद जब
आपके खुद के पैसे खर्चते हो या फिर घर पे भी देते हो, उसका मज़ा बहुत अलग है। तो मुझे बहुत छोटी उम्र में ना वो चीज़ें फैसिनेट करने लग गई थी। फिर मैंने टाइम नहीं वेस्ट किया कभी। फिर उसके बाद जब मैं स्केटिंग करता था 4 से 6 खुद प्रैक्टिस करता था, 6 से लेके 10 बजे तक के अंदर मैं 4 स्कूलों में स्केटिंग करवा भी देता था 1-1 घंटे के लिए। तो मतलब मेरी पैरेलल 4 अलग अलग स्कूल्स में जॉब होती थी। एक स्कूल में जाता था मैं शाम को, फिर उसके बाद शाम को 6 से 8 खुद स्केटिंग करता था, और उसके बाद 8:30 बजे से लेके रात को 11 बजे तक मेरी गिटार क्लासेस होती थी। तो ये मैंने कम से कम नहीं तो 4 साल लगातार किया। And this was like when you were in 12th? नहीं, College? कॉलेज की बात है मेरे। तो उसके साथ साथ अब कॉलेज वालों को भी पता था कि ये काम करता है या कुछ ऐसे, और प्लस मैं थोड़ा बहुत कल्चरल में भी अच्छा था, तो उस वजह से मुझे कॉलेज इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट मैं यही बोलता हूँ कि लाइफ में जो मज़ा खुद के पैसे कमाने का है ना, वो बाप के पास जितना मर्जी हो वो कभी भी नहीं आएगा आपको। बिल्कुल सही बात। तो मेरे को उसके मज़े आते थे, तो फिर मैं लगा रहता था। ऐसी ही मेरी सिंगिंग स्टार्ट हुई फिर। तो सिंगिंग मैं कोई ऐसा नहीं कि मेरे प्रोफेशनली कोई घर से सिंगर हैं या कोई, तो ऐसे ही मैं दोस्तों के साथ ही पेडलर्स आया था एक बारी। तो मेरा दोस्त वहाँ की ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता था, नितिश। उसने बोला कहता यार यहाँ के तू गाता है अच्छा, गिटार आता है तेरे को बजाना, तो गा यहाँ पे। तो मेरा वहाँ पे गाने का मकसद पैसे नहीं थे, मेरा वहाँ गाने का मतलब सिर्फ एक्सपोजर था कि एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे। तो बस वहाँ पे मैंने एक दो बार आके गाया। तो फिर विपुल पाजी होते थे जिनकी वो जगह थी, वो कहते यार अच्छा गाते हो आप, आके परफॉर्म किया करो। तो हम दोस्त आते थे कॉन्ट्री करके, गाड़ी का तेल, एक गाड़ी में 4 लोग कुरुक्षेत्र से, वो चिल करते थे, मैं गाता था। तब कुरुक्षेत्र रहते थे? हाँ, तब मैं कुरुक्षेत्र रहता था। तो ऐसे करके दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। फिर वहीं से लोगों ने फ़ोन करके दूसरे क्लब्स के लिए अप्रोच करना स्टार्ट किया। तो फिर पता लगा कि नहीं यार ब्रो ये बिज़नेस है, अब पैसे मांगने बाकी सबसे। तो फिर वो मिलने शुरू हो गए। तो फिर वो मिलने लगे तो फिर मेरी जॉब छोड़ दी मैंने। तो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड। पहली जॉब की क्या थी सैलरी? पाजी 500 रुपये पूरे उसके पूरे महीने की। 500 रुपये उस महीने में मेरे को 6 दिन जाके स्केटिंग करवानी होती थी। अच्छा। और वो भी 500 रुपये के लिए मेरे को 3 बार उन्होंने वैसे गेड़े लगवाए थे। बट उसे 500 रुपये भी होता था, चला पाजी मैं कहता हूँ आपने 500 भी बहुत बड़ी अमाउंट बोल दी। मैं 50 रुपये के प्रॉफिट के लिए भी ना सारा दिन खड़ा रह सकता था उस एज में। हाँ, एनर्जी थी मेरे अंदर। मैं सच बताता हूँ, मेरे को लगता है पाजी टैलेंट ये सब बहुत बात की बातें हैं। अगर आप में एनर्जी नहीं है ना तो आप नहीं, जज्बा ही नहीं, हाँ जज्बा एनर्जी सेम शिट। अगर आप पॉजिटिव नहीं हो ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। चाहे आपके फन्ने खाएं पिताजी माताजी जो मर्जी लगे हों, चाहे आप प्रधानमंत्री की औलाद हो, अगर आपके अंदर एनर्जी और वाइब नहीं है ना तो आप ज़ीरो, आप कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। और मैंने इतने टैलेंटेड लोग सिर्फ इसी वजह से मरते देखे हैं कि उनको लगता था कि यार मैं ये थोड़ी करेंगे हम, ये सब करो भाई, क्यों नहीं करना, सब करो। मेरे को लगता है ऐसा। बिल्कुल सही बात। आई टोटली बिलीव। और मुझे अब बताते, मुझे खुद अपने याद आ गया यार आपने मोबाइल की शॉप पे काम किया। मेरे भी पहला जो जॉब था मैं मोबाइल ही बेचता था। बिल डब्बा चार्जर 1100 असली हड्डी है इसकी भाई, डुप्लीकेट नहीं है, कीपैड ओरिजिनल है भाई, नहीं टूटेगा ये सारा। ओके गुन्ने से थोड़ा बताओ यार घर के माहौल के बारे में। बचपन में लगता था सिंगर बनोगे, जैसे भी तुम बता रहे हो कि सब कुछ ही करता था, है ना, जहाँ से आया पैसा कि वो काम कर लेना। तो वो काम करते करते लगता था कि यार मैं इतना बड़ा सिंगर बनूंगा, एक टाइम आएगा पूरी दुनिया में नाम होगा मेरा। कि एक वो था कि चलो कुछ बिजनेस सेट करना है अपना, क्या करना है? ये तो कभी भी नहीं सोचा था भाजी मैंने। मेरे को ही होता था कि चलो कोई सरकारी नौकरी लग जाएगी। अच्छा। तो मैंने नेट का एग्ज़ाम देने की भी कोशिश की। और फिर मैंने बैंक के भी 1-2 बारी फॉर्म्स भरे। तो यूँ था कि कहीं नौकरी लग जाए, महीने का 30-35 हज़ार रुपये कमाऊँगा, बढ़िया हो जाएगी लाइफ एकदम। तो आप सोच ही सकते हो, मतलब माइंडसेट वो होता था 500, 5,000, 50 रुपये कहीं से भी। फॉर एग्जांपल तो मेरे लिए हर एक छोटी चीज़ मैटर करती थी। क्योंकि बचपन से लेके जब तक मैं स्कूल में आया था तब तक मैंने ऐसी अपनी ज़िंदगी देखी थी। 7वीं क्लास में मेरे पास पाजी फोर्ड आइकॉन गाड़ी थी स्कूल जाने के लिए। तो मैं गाड़ी लेके स्कूल जाता था, स्कूल से बाहर खड़ी करता था। फिर उसके बाद एकदम से ड्रॉप डाउन देखा अपनी लाइफ का। फिर यूँ देखा कि अगर अपने दोस्त को बोला है, फिर यूँ देखा कि अगर अपने दोस्त को बोला कि चल आज तू बाइक पे मेरे को साथ ले जा, ऑटो पे जाना पड़ेगा, तो वो बोलता था यार पेट्रोल तो डलवा दियो। तो फिर ऐसी वाली ट्रांजिशंस देखी। तो मेरे को पैसे की वैल्यू बहुत थी। तो मेरे को तो चलो ये नहीं लगता था कि दोबारा भगवान इतना देगा कि दोबारा ज़मीन गाड़ियाँ ये सब कुछ होगा।
मुझे होता था कि चल यार इतना हो जाए कि बढ़िया कूल चलती रहे लाइफ। तो 30-35-40 हज़ार ये मैक्सिमम था उस टाइम मेरे लिए। था ये इतनी जॉब हो जाए मस्त हो जाएगा एकदम, सब अच्छा लगेगा। तो टच वुड आई थिंक कि आपकी खुद की प्लानिंग से ज़्यादा भगवान की प्लानिंग आपके लिए काम करती है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ कि उस 30-35 के पीछे भी मैं जितने दिल से और जितना एफर्ट करता था ना, वो शायद मुझे अगर किसी दिन मेरे शो के 35 लाख भी मिलेंगे तब भी मैं उतना ही जोर लगाऊंगा और उतनी शिद्दत से काम करूँगा। तो आई थिंक वो पैसे की कैलकुलेशन मुझे यहाँ नहीं लेके आई, मेरे को लगता है मेरी वो शिद्दत ले आई है मुझे यहाँ तक, और ये रहेगी हमेशा। मैं कहता हूँ आज दोबारा रिवर्स गियर भी अगर लाइफ मार के मैंने उत्थे ले जाए ना, मैं तब भी इसी एनर्जी के साथ लगा रहूँगा। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाजी, क्योंकि लोग हमेशा कहाँ मरते हैं भाजी, कंपैरिजन में। मैं पैदा अलग हुआ हूँ, मेरी माँ अलग है, मेरी शक्ल अलग है, मेरी डेस्टिनी अलग है। तो मैं किसी के साथ कंपेयर करके अपने आप को ना बिल्कुल भी अपना खुद को डिमोरलाइज नहीं करता हूँ। मैं अपनी जर्नी के लिए आया हूँ, अपना बेस्ट करने आया हूँ, और वो मैं करके ही जाऊँगा। दैट्स इट। जो पॉजिटिविटी तुम्हारी बातों में ना गुलनज़र, वही तुम्हारे लिरिक्स में आती है भाई, और वही आवाज़ में आती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज़रूरी होता है कि इंसान अंदर से बड़ा अच्छा होना चाहिए। एंड आई एम श्योर जो आपके मॉम ने आपको जो संस्कार दिए हैं, जो सिखाया है, बहुत प्यारा सिखाया है, इसलिए तुम बहुत अच्छे इंसान हो यार। अरे पता नहीं इतनी तारीफ ना करो, फिर ज़्यादा सुनते हुए ना एक्सप्रेशन नहीं दे होंगे मैं तो। बचपन शरारती होते थे भाई? नहीं, शरारती नहीं था मैं बचपन से गुड बच्चा रहा हूँ हमेशा। पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में नालायक था मैं, इतना भी नहीं, मतलब होता था 40-45-50% वाला था मैं। 9th में मैं फेल हुआ था। अच्छा। 3 सब्जेक्ट्स में। रिपीट की हो गया? हो ही गया था। नहीं, अच्छा, फिर रिपीट करनी पड़ी वापस? नहीं, रिपीट नहीं करनी पड़ी। तो उसके बाद झटका लगा थोड़ा सा, तो फिर मैंने अपनी थोड़ी संगत बेहतर की। अच्छा। 8वीं-9वीं में मैं थोड़ा ज़्यादा नालायक हुआ, फिर मैंने अपनी संगत थोड़े पढ़ाकू बच्चों के साथ की। उसके बाद से फिर मेरी पढ़ाई में मार्क्स अच्छे आने स्टार्ट हो गए। तो वो जो होता है ना, संगत अच्छी कर लो तो सब अच्छा, वो मेरे को 10वीं में पता लगा था। अच्छा। हाँ जी। घर का माहौल कैसा होता था? कौन कौन है घर में? पाजी घर का माहौल बहुत बढ़िया था, और मैं खेलता होता था बिल्कुल मस्त एकदम, स्केटिंग में ही ध्यान था, और घर पे सब परफेक्ट था। फिर उसके बाद लाइफ की कुछ सिचुएशंस हुई, घर का माहौल ऊपर नीचे हुआ, पर मैं तब भी खुश था। तब खेलने कूदने के साथ काम भी आ गया, और उसके बाद घर का माहौल आज भी बढ़िया है। तो हाँ, एकदम मस्त है बढ़िया। घर से मेरे को कभी कभी कोई प्रेशर नहीं आया कि तू ये कर, तू वो कर। उनको होता था तेरे को जो ठीक लगता है तू कर। और प्लस ऊपर से क्या, जब मैंने आपको ये बताया ना कि जब कमाना शुरू किया, तो घर वालों को भी ना सेंस ऑफ एक आ जाता है कुछ कि नहीं यार ये सिंसेयर है, ये इधर उधर कुछ ऐसा नहीं करेगा। तो फिर उसका मैंने ध्यान रखा। बहुत मस्तियाँ मारी हैं, पर लिमिट में मारी हैं। मस्ती से थोड़ा अगर मैं बात करूं, पहली गर्लफ्रेंड कब बनाई थी, क्या एज थी? गर्लफ्रेंड नहीं कह सकते भाई, तुसी दोस्त बन के रहते हैं ना। वो भी नहीं। एक तरफा तो बाजी छोटे होते ही हो गया था। एक तरफा मेरे ख्याल से 2री-3री क्लास में ही। भाई साहब गुड। तो ये तो चलते आ रहे हैं, एक तरफा तो चलते हुए आए कई बारी, और मुझे याद नहीं है, बट हाँ आई थिंक मेरी जो पहली लड़की अगर दोस्त बनी थी तो कॉलेज में बनी थी। अच्छा। हाँ जी, स्कूल में नहीं। स्कूल में सिर्फ लड़के ही दोस्त थे मेरे। बॉयज स्कूल था अपना? नहीं, कोएड था। बट फिर भी कभी बात ही नहीं थी, ना कॉन्फिडेंस होता था ना कुछ। गुलनज़र में स्कूल में हमारे स्कूल में कॉन्फिडेंस ना, मैं मान नहीं सकता पाजी, नहीं था, सच में नहीं था। और हमारी क्लास के अगर जो 2-3 लड़के होते थे ना जो लड़कियों से ज़्यादा, मतलब मैं हरियाणा पढ़ा हूँ पाजी यार, और हमारी क्लास का अगर कोई लड़का ज़्यादा लड़कियों से बात करता था ना, बाकी सब उसको यूँ देखते होते थे। अच्छा। हमारा वैसे वाला माहौल था, तो इसलिए तो लड़की से बात करने का डर नहीं था, लड़कों के जो घूरने का वो डर था कि भाई बात तो कर ली। उनको भी फेस करना। नहीं, वो वाला डर अपना नहीं था, अपने सारे भाई थे। अच्छा। मेरी दोस्ती सब लड़कों से थी, तो बट वो जो ज़्यादा लड़कियों के आसपास रहते थे ना, वो लड़के हमें शुरू से ही पसंद नहीं थे। हाँ। अच्छा, हम उनमें थे। नहीं, हम उनमें थे जो लड़कियों से बात करने वालों को पसंद नहीं करते थे, और खुद से होती नहीं थी। ना गर्लफ्रेंड बनाएंगे ना बनने देंगे। तो ऐसा था कुछ, तो बड़ा छेड़ते थे हम लड़के। मुझे आज भी याद है, पर अब क्या नाम लेना उन सब का।
बड़ी फिरकियाँ ली हैं उनकी। स्कूल की बच्चों की वाली स्कूल की बात है, मतलब स्कूल में मेरी किसी लड़की से कोई कभी आज तक बात नहीं हुई। तो कॉलेज में आके हाँ जी थोड़ी जैसे बड़े होके मेच्योरिटी आती है। SD कॉलेज अम्बाला कैंट। अम्बाला, हाँ जी। ये भी चीज़ कॉमन है, मेरा SD चंडीगढ़। पाजी चंडीगढ़ वाले SD में पढ़ना चाहता था, बट उस टाइम पॉकेट अलाउ नहीं करती थी, तो कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ महंगा पड़ रहा था। हो गया, पता नहीं कैसे हो गया तो आप लकी हो पाजी। मेरा तो कभी कभी अभी भी दिल करता है कि SD कॉलेज में एडमिशन लेके छोड़ दूँ, जाऊँ या ना जाऊँ, बट स्टूडेंट होना चाहिए मैं वहाँ का। चलो अब तो शो ही करने जाएंगे किसी दिन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, बहुत सारे ऑफर्स आते हैं तो ऑब्वियसली। नहीं बिल्कुल भाई। कभी वापस अपने कॉलेज या स्कूल गए हो शो करने के लिए, या बुलाया हो, इसे इनवाइट हुआ हो? पाजी इनवाइट हुए हैं, पर टचवुड कभी वक्त नहीं मिल पाया। मैं जाना भी चाहता हूँ, कभी कभी मेरा बहुत दिल करता है। एक दिन मैं दिल्ली से आ रहा था वापस, मुझे याद है 3:30-4 बजे का टाइम था, और मेरा पता नहीं क्यों अंदर से क्रेविंग हुई। मैंने क्रेविंग मतलब खाने की क्रेविंग की तरह ही क्रेविंग हुई। मैंने इतने दोस्त को बोला, मैंने कहा यार तू ना कैंट नू पाला गड्डी भी कॉलेज दा गेड़ा मार के चलते हैं। मैंने कॉलेज खुलवाया पाजी सुबह 4 बजे, और उन्होंने खोल भी दिया। क्या बात है। वो जो गेट पे थे वो जानते थे मुझे, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरे को एक कहते जाओ घूम के आओ। फिर मैंने अपने दोस्तों को दिखाया और एक क्लास रूम वो देख के फिर आए चंडीगढ़। तो बहुत अच्छा लगता है भाजी। और जिन जगहों के साथ आपका इमोशनल कनेक्ट है ना, वहाँ के लिए कमर्शियल ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं। वहाँ पे तो रूह जुड़ी होती है आपकी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जाना वहाँ। अभी भी मैं कभी कभी जाता हूँ कुरुक्षेत्र, तो बाहर से देखता जाता हूँ कि यार मैं आऊँगा किस दिन, स्पेशल घूम के जाऊँगा पूरा शहर दोबारा। हम कॉलेज की बात कर रहे थे, गर्लफ्रेंड की बात कर रहे थे। गर्लफ्रेंड्स की आप बात कर रहे थे, जो कि थी नहीं तब तक। कॉलेज में फिर बन गई? नहीं, कॉलेज में भी नहीं बनी भाजी, सिर्फ दोस्त बनी। दोस्त बन के वाली दोस्त भी नहीं बनी, सिर्फ दोस्त बनी। दोस्त की? हाँ जी। अब तो चलो, वो तो कॉलेज की बात भी निकल गई। अब उस मुकाम पे हो आप, एक मैच्योरिटी लेवल अलग होता है, एक्सपीरियंस का अलग होता है। प्यार की डेफिनेशन क्या है? कभी सच्चा प्यार हुआ है गुरनज़र को? यार भाजी सच्चा प्यार या प्यार ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ। मैं गाने लिख लेना, बट मैं तो ऐसा बोल के नहीं दसिया जाता, क्योंकि आपके गाने फील होते हैं यार, दिल पे छूते हैं। लगता है कि यार एक बहुत ही उम्दा आशिक ने ना ये अपने कलम से उतारे हैं। हाँ वो लगता है, बट मैं ऐसा कुछ डीप जाके बनाता नहीं हूँ। कहते डेप्थ तक पहुंचा हुआ है वो इंसान, उसी का दर्द है, उसी का प्यार है। अब मैंने एक गाना किया, वो दिल तू जा तू, मैंने गाना बनाया। वो गाना ना मैंने नॉर्मली ऐसे ही लिखा, बीट पे लिखा, बनाया। उसके बाद सुना, मैंने कहा ये बढ़िया वाइब दे रहा है, इसको कर दो। अब वो रिलीज़ होने के बाद जब चल गया तो सब मेरे को ना यूँ बताओ, यार क्या लिखा यार तूने, क्या यार क्या है? मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार ये क्या, तो मैंने सोच के लिखा ही नहीं था, ये तो बहुत रैंडमली चल रहा था सब कुछ। बट मुझे अच्छा लगता है कि चलो ये लिखी हुई चीज़ों को लोग अपने आप पे लेके एक दूसरे को डेडिकेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है। बट मैं इतना डीप जाके या इतना गहरा शायर वायर नहीं हूँ। मेरे को ये है कि जो भी मैं लिखूँ वो लोगों से अलग साउंड करना चाहिए, इसलिए मैं अलग शब्द ढूंढता हूँ। दैट्स इट। पिंजरा मेरा लिखा हुआ नहीं है, वो जानी, हाँ वो जानी भाई का लिखा हुआ है। एक ही गाना है मेरी लाइफ का जो मैंने किसी और का लिखा किया, अदरवाइज मेरे सब गाने अपने हैं। अभी मुझे यूँ लगता है कि जो मेरा ये नया गाना रिलीज़ हुआ है, ये मुझे अभी तक के सारे लिखे हुए गानों से अच्छा लगता है। जाम जो भी, हाँ वो अभी कल रिलीज़ हुआ है। आई थिंक अभी तक किसी ने सुना भी नहीं होगा। तो भी मैंने पहले शायरी लिखी थी, शायरी के बाद वो सुन लिया होगा, आई एम श्योर वायरल हो रहा है। नहीं अभी इतना नहीं हुआ, बट आई रियली विश वाहिगुरु जी मेहर करन और आप सब गाने को प्यार देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वो गाना मुझे लगता है कि बहुत अच्छा गाना है बनाया। कल गाना रिलीज हुआ है, आज मेरे पॉडकास्ट पे हो आप। हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ एक बार 2 लाइनें हो जाए उसकी ना, वो मैंने ना एज अ शायरी लिखा था, वो मैं आपको एज अ शायरी सुनाता हूँ कि वो भी मेरे को अभी भी याद है। मैंने एक दिन ट्रैवल करते हुए ना पानी लेनी थी, हमें पानी की बॉटल लेनी थी अम्बाला कैंट से। अच्छा। तो मैंने भाई को बोला, मैंने कहा तू ना फ्लाईओवर के नीचे से ले, वो एक वहाँ पे दुकान है वहाँ से ले रहे थे। तो वहाँ सामने बैठा मैंने ना एक बंदा देखा, उसने पौवा लिया पाजी मेरी आंखों के सामने, वहीं पे ढक्कन खोला, सीधा मुंह को मारा, यूँ ढक्कन बंद करके उसने अगला भी ले लिया वहाँ से। तो वो उसके बाद ना वो बंदा जाके साइड पे अकेला बैठ गया और मतलब गुम था। तो मेरा ना आभास होता है मेरे साथ, मैं आभास आया, मैंने आभास को बोला, मैंने कहा सामने बंदे ने ना 2 मिनट भी नहीं लाए उस्ताद, ये पौवा पूरा ही पी गया विदाउट पानी पूनी पाए। उदू बाद इन्हें सिर्फ पानी का घुट क्या पीता। कहता यार भाजी यदि जिंदगी कुछ तो होना ही है ना। मैंने कहा यार ये तो
हर इंसान मेरे को नहीं लगता कि खुश होने के लिए या पार्टी करने के लिए पीता है। कुछ लोग अपने गमों को पीने के लिए भी पीते हैं, है ना। तो मैंने तब लिखी थी कि पी लेने दो हमें, ये जाम लगाना ज़रूरी है, याद आ रहे हैं वो जिन्हें भुलाना ज़रूरी है। कि आगे लिखा हुआ है ये, फ़िक्र करो ना यारों मेरी, मेरा झमेला छोड़ दो, मुझको और मेरी बोतल हम दोनों को अकेला छोड़ दो, बर्फ़ और पानी में ये गम मिलाना ज़रूरी है, याद आ रहे हैं वो जिन्हें भुलाना ज़रूरी है। और इसके आगे है कि सबसे बेहतर है ये दवाई टूटे दिल के ज़ख्मों की, चाहे धोखे गैरों के हो चाहे चोटें अपनों की, खुद को इन हसीनों से बचाना ज़रूरी है, पी लेने दो हमें, ये जाम लगाना ज़रूरी है। तो फॉर फ्यू पीपल, बट हमने इसकी वीडियो में एक मैसेज दिया है। मैं इस गाने से भी ज़्यादा इसकी वीडियो का वेट कर रहा हूँ। नशा हर चीज़ का हल नहीं है। लोग नशे को अपना ज़रूर लेते हैं बाकी सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए, बट वो आपको टेम्परेरी नींद देता है और इन दी एंड आप अपनी बॉडी को ही ख़राब कर रहे हो पी के। तो दिस वीडियो विल बी अ लेसन फॉर पीपल हु ड्रिंक एंड इससे पहले कि वक्त और ज़िंदगी आपको रियलाइज़ करवाए कि इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए, तो अब मेरा गाना सुन लेना। मेरा मानना ये है दारू के लिए अगर बात करें तो हाँ जी, 2 रूल्स अगर इंसान फॉलो कर लें तो शायद लत ना लगे उसे। जी एक, कभी अकेले में मत पियो। जी, होता ना कि आपने भाई कुछ काम नहीं चला, आज अकेले बैठे में दारू पकड़ ली है, कुछ बियर पकड़ ली, अकेले में ना पिए और गम में ना पिए। अगर ये 2 बात मुझे लगता है, मैं पर्सनली जब अगर मैं भी ड्रिंक करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ या तो कोई साथ में तो कोई दोस्त हो कि भाई ठीक है आधे टाइम तो दोस्त मिलेगा नहीं तो आपकी रुक गई, और आपके पास अगर रोज़ आने वाला दोस्त हो तो फिर दोस्ती चेंज करो। फिर वो गलत आप हो। आप अपनी जगह ठीक हो बाजी। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में मकसद है ना जो, वो किसी चीज़ की लगने नहीं देता आपको। आपकी जिम्मेवारियाँ आपको लत नहीं लगने देती, जिम्मेवारियाँ लत नहीं लगने देती, आपके सपने आपको कभी किसी चीज़ की लत नहीं लगने देंगे। मैं आपको बता दूंगा, फॉर एग्जांपल ये अकेले पीने वाली भी बात मुझे नहीं लगती कि कुछ लोग हैं जो अकेले रह के ये सब चीज़ें करना पसंद करते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि जब आपकी लाइफ में गोल्स होते हैं ना, वो आपको कुछ नहीं गलत करने देते। जब आपके कंधों पे जिम्मेवारी होती है ना, वो आपको कभी कुछ गलत नहीं करने देती। मैं गाड़ी भी तेज़ नहीं चलाता हूँ और मेरे को यूँ होता है कि नहीं, आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम अपनी ज़िंदगी जीने आए हैं, बट हमारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा लोग कनेक्टेड हैं। हमेशा ये सोच के जियो, हाँ, बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, करो, सब करो, बट हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। बात चली थी कॉलेज की, फिर हम आगे निकल गए। मेरा सवाल अभी भी वही है, पहली गर्लफ्रेंड कब बनी? ये मैंने आपके 3 बार सवाल बदलने के लिए आगे बातें करी। छोड़ो पाजी, उसके लिए भी गाना है हमारे पास, वो भी निकालेंगे। कुछ नहीं है बाजी, मजाक कर रहा हूँ। गर्लफ्रेंड नहीं है, ऐसे दोस्त बहुत बने हैं मेरी ज़िंदगी में। दोस्त बने, बढ़िया दोस्त बने। आज तक गर्लफ्रेंड बनी है पाजी? कच्ची सी बनी है, मतलब वैसा कुछ नहीं है कि मतलब यार पाजी हुण गर्लफ्रेंड ਤਾਂ मैं हुण ਉਹਨੂੰ ही मुकम्मल मनूंगा ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ नहीं होया फिर वो यानी मुकम्मल इश्क नहीं था, तो इसलिए छोड़िए, ये किस्सा वहीं पे ख़त्म कर देना बेहतर है। चलो, पहले मैं कर लेता होता था इधर उधर बात, फिर मैच्योरिटी ने बोला कि छोड़। तो कैसी लड़की की तलाश है? मैच्योरिटी क्या कहती है? मैच्योरिटी कुछ नहीं कहती बाजी। अब मैं सच बताऊँ तो मैं किसी भी लड़की में अपनी माँ जैसे गुण ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और जिस दिन लगा कि कोई, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा हूबहू होना चाहिए कुछ, बट जिस दिन मेरे को लगी कि रेलिवेंस है कहीं ना कहीं, तो उस दिन मैं शादी कर लूँगा उस बंदी से, और फिर वो गर्लफ्रेंड होगी अपनी फॉर लाइफ टाइम। मम्मी की बात करी है, आपकी मम्मी से मैं मिला हूँ, बहुत ही प्यारी, आपने स्टैंडर्ड बहुत हाई सेट कर दिया। वही तो प्रॉब्लम है भाई, प्यारी आपकी मॉम है, जैसे कहते हैं जैसी माँ होती है वैसी माँ है जी, है ना। और फुल ऑफ ब्लेसिंग, जितनी बार भी हमारी बात होती है, आपकी मम्मी से बात होती है, तो फुल ऑफ ब्लेसिंग, इतना प्यार। सो स्टैंडर्ड तो बहुत हाई कर दिया। भाजी मैं बताता हूँ, जल्दी ऐसी कोई लड़की मिले जो इतना भरपूर प्यार दे आपको। पुराने वक्त में ना भाजी लोगों में इतनी पेशेंस थी, मेरे को अब इस जनरेशन से या मेरे अंदर भी खुद इतनी पेशेंस नहीं है, लेकिन पुराने लोगों में जितनी पेशेंस थी ना भाजी, वो मुझे नहीं लगता हमें आज मिलने वाली है। ठीक है, सारा दिन मेरे को आज भी याद है, हमारे घर पे कोई सर्वेंट नहीं होता था तब, सारा दिन सुबह 4 बजे से उठ के सब कुछ करना, घर के काम, रात तक लगे रहना, जिसके बीच में उन्होंने घर पे मेरे दादा दादी, मेरी नाना नानी, इन सब की सेवा की। और उसके अलावा मतलब मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने कभी अपने लिए कुछ किया। सेल्फलेस होके पाजी, सेल्फलेस होके फैमिली के लिए जिए, रिश्तों के लिए जिए, वो लोग नहीं मिल रहे मुझे वैसे शख्स चाहिए मेरी ज़िंदगी में कि जो
मैं ऐसा नहीं कि मेरे को काम करवाना है, मेरे को काम वाले नहीं चाहिए ना मेरे को, बट वो एक इमोशन चाहिए मुझे, वो कि मतलब सामने वाले को समझने की कोशिश। मैं कहता हूँ यार आज की डेट में अपने पास सब कुछ है ना, हमें सब कुछ तो नहीं करना, भगवान ने इतना कुछ दिया है, बट वो इमोशन चाहिए हमें, वो वाला, दैट्स इट। आई गेस जो पेशेंस है वो जो सामने वाले को समझे। पाजी लोगों में पेशेंस ही नहीं है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, नोक झोंक, और मतलब फॉर एग्जाम्पल पुराने ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਭਾਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਸ ਬਹੂ ਜਾਂ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਲੋग इतना क्विक डिसीजंस नहीं सी लेते, छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो आजकल बहुत ईजी हो गया है सब कुछ। हार बहुत जल्दी मान लेते हैं, हार बहुत जल्दी मान लेते हैं, रिश्ते तोड़ बहुत जल्दी लेते हैं, तो मुझे ये सब चीज़ें थोड़ी डरा के रखती हैं। और ऊपर से खुद का इमोशन सबको इमोशन लगता है, सामने वाले का इमोशन नहीं लगता, तो वो चीज़ भी आज की डेट में बड़ी प्रॉब्लम है। जो एक सेंस ऑफ कंपैटिबिलिटी होती है लोगों की, हल्की सी बिगड़ती है और वो रिश्ता तोड़ देते हैं, या कहीं ऐसा? यार ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਭਾਜੀ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਟ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ सोसाइटी ਦਾ माहौल देख रहे हैं उस हिसाब ਨਾਲ थोड़ा डर लगता कि मतलब ऐसा नहीं है, अच्छे लोग नहीं है, नहीं चल रहा कुछ। सर ये जो डर है, ये आई एम श्योर जो आप सोचते हैं, ये बहुत सारे लड़के सोचते हैं, मैं भी ये सोचता हूँ कितनी बार कि यार क्या जो इंसान लाइफ में आएगा वो वैसा होगा, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कंपैरिजन हमारी मदर से होता है कि जैसे घर हमारी वो भी प्रॉब्लम पाजी हमारी है, ये हमने ना गलत मतलब गलत अपने आप को जोन में रखा हुआ है, सही बता रहा हूँ मैं आपको, एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा। हाँ ये हमारी इसलिए बहुत ऊपर स्टैंडर्ड रख दिया है, ये हम गलत हैं, क्योंकि वक्त बदल गया है, लोगों की थिंकिंग बदली है, मेंटालिटी बदली है। मैं तो हुण वाहिगुरू दे हाथ छड्डता भाजी, जो उन्होंने मंजूर हो के बस स्टेटमेंट ही खत्म करो भाजी, लड़कियों की बातें यार, आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ करना है लाइफ में। चलो बहुत ही मैं समझ गया, बहुत ही दिल से तुमने बातें करी, मुझे अच्छा लगा, यू ओपनड अप विद मी। वाहिगुरु की आपने बात करी है, बहुत ही प्यारा एक गाना आपने लिखा था। हाँ जी, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, है ना भाजी? मैं कॉलेज 'ਚ लिखिਆ ਸੀ जी। अच्छा, हाँ मैं कॉलेज 'ਚ लिखਿਆ ਸੀਗਾ, बस मैं अपना शो स्टार्ट किया गुरनज़र लाइव, तो ये जो दोस्त बन के गाना है, ये मेरा जो जाम गाना है, इसके अलावा भी मैंने 4-5 गाने अपने शो के रिलीज़ किए, बट मैंने फॉर्मेट चेंज कर दिया। पहले वो कोक स्टूडियो क्रॉस ब्लेड टाइप के वीडियो थे, तो अब मैं म्यूज़िक वीडियो की तरह कर रहा हूँ उन गानों को, क्योंकि मुझे ये फील हुआ एक दिन कि यार ये जो मैं गाने लिख रहा हूँ ना, इसको आई थिंक एक स्टोरी चाहिए जस्टिफाई करने के लिए। दोस्त बन के कोक स्टूडियो फॉर्मेट में आया होता या गुरनज़र लाइव के पुराने फॉर्मेट में आया होता, तो गाने से इतना कनेक्ट नहीं करते लोग। अब आपने बोला कि यार वो वीडियो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने अब स्टोरीज़ करनी स्टार्ट करनी है उसके अंदर, विदाउट एनी लिप सिंक। मेरे जितने भी अब आपको आगे गाने दिखेंगे उनमें किसी में लिप सिंक नहीं होगा, वो सिर्फ स्टोरी बेस्ड होंगे, सिर्फ कहानी। जो लोग कहानियों के शौकीन हैं, जिनको विजुअल अच्छे लगते हैं, उनके लिए सिर्फ वीडियोज़, और जिनको ऑडियो पसंद है वो ऑडियो सुने। तो इस फॉर्मेट पे मैं अपना शो कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो उस शो को स्टार्ट करने के लिए मेरे को भगवान के लिए मेरा दिल था कि मैं प्रेयर करूँ। तो बेसिकली वो कोई रिलीजियस मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने धार्मिक सोच की बात लिखी है, वो प्रेयर है कि जो मैं सवेरे हत्थ जोड़ के वाहिगुरू नूं बोलदा, मैं वो सारियां गल्लां उच लिखियां हुई हैं। और उसको इतना प्यार दिया, सबने इतना प्यार दिया कि मतलब मैंने नहीं सोचा था कि अब मैं हर साल क्या करूँगा वो। यस, मतलब एक ना एक रिलीजियस गाना मैं ज़रूर बनाऊँगा। आई थिंक कि वो भी एक ब्लेसिंग है, वो भी वाहिगुरू थोड़े ते मेहर करदा। उस तो बाद भगवान पर विश्वास तो पूरा भाजी पूरा, सब तो वधिया यार है वो थोड़ा। किसी को जाके पिटन तो चंगा ना, बस उत्थे जाके गल्लां कर लो, आपकी सब प्रॉब्लम्स का हल वहाँ पे ही है। लोग भगवान, वाहिगुरु, अल्लाह, जीसस, सबको पाने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। वो पाजी आपके हिसाब से क्या है, अगर भगवान से मिलना है? पाजी ये सारे ना मेरे को यूँ लगता है कि ये जितने भी हमारे रिलीजन्स हैं, इनकी तार जाके कहीं ना कहीं एक ही जगह कनेक्ट होती है। हर रिलीजन की टीचिंग्स ऑलमोस्ट क्या सेम है। कोई धर्म कुछ अलग नहीं सिखा रहा, सबको एक अच्छा इंसान बोलने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए यही सिखाता है। तो मेरे को लगता है कि हाँ, सबके अकॉर्डिंग ये चीज़ें अलग अलग, वो किसी को मतलब नमाज पढ़ लेते हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, लोग मंदिर जाते हैं, बट इन सब का कनेक्शन कहीं ना कहीं जाके एक ही जगह है। एक सुप्रीम पावर है, एक सुप्रीम पावर है। हमें नाम अलग अलग दिए हैं, हमने नाम मेरे को नहीं, नाम भी अलग अलग नहीं है, अपने बिलीव्स अलग अलग हैं सबके। और हर रिलीजन की, हर इंसान की, मैं सच बताऊं बाजी, लोग ना मैंने डिबेट करते हुए देखे हैं
रिलीजियस चीज़ों के ऊपर। मैं कभी इन चीज़ों पे डिबेट नहीं करता। मुझे लगता है कि जिसकी श्रद्धा जो है ना उसको हमेशा वो करने देना चाहिए। वो उसका बिलीव है, उसको वो चीज़ जोड़ रही है ना कहीं, तो उसको उससे जुड़े रहने दीजिए। तो आपको किस चीज़ों से वो कनेक्ट करते हो आप उनको? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਜੇ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਅਭੀ ਵੀ ਗੂਜ਼ ਬੰਪਸ ਆ ਜਾਏਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਪਾਪ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ, ਔਰ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸ਼ਾਮ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। बहुत डीप बात कही आपने, और लेकिन सच्चाई यही है, आपकी इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए, आपका कर्म ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਢਿੱਡ 'ਚ ਘੋੜ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। लोग गुरनज़र को जानना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ है, डीएम्स आते होंगे आपको बहुत? हाँ जी भाजी, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। रिप्लाई करते हैं, सबका मैसेज पढ़ते हैं? भाजी मैं सच बताऊं, मैंने आपको बताया घर के काम, मेरे फ़ोन का वॉच टाइम 1 घंटा भी नहीं है। तो हाँ, मतलब यूँ होता है कि कभी कभी अगर खोला हुआ है मैंने और मेरे को कोई भी डिसेंट लगता है मैसेज आया हुआ, तो मैं डेफिनेटली करता हूँ। अगर कोई किसी की स्टोरी देख लेता हूँ, वो रीशेयर कर देता हूँ, बट बहुत ही कम टाइम मिलता है अब मुझे। ऐसा नहीं कि मैं जान के करता हूँ ये सब कुछ, बट जनरली अब घर के इतने काम होते हैं मेरे, उसके बाद मेरे को यूँ होता है कि चलो फॉर एग्जांपल अगर मम्मी को रोज़ कहीं ना कहीं घुमाने ले जाएं ये वो, तो इन सब चीज़ों में मेरे पास खुद के लिए बहुत कम वक्त मिलता है। तो उसके बाद स्टूडियो भी जाना है, स्टूडियो में भी जाके यूँ होता है कि अगर 3 घंटे कोई म्यूज़िक वाला बंदा मेरे लिए वेट कर रहा था, तो वो मेरे को वो 3 घंटे भी प्रॉपर यूटिलाइज़ करने हैं। मैं ये सब कुछ कभी नहीं करता कि आप मेरे सामने बैठे हो मैं अपने फ़ोन में लगाऊंगा, मेरे से नहीं होता ये सब कुछ। तो मैं फ़ोन के लिए मेरा अलग टाइम होता है, सोने से पहले आधा घंटा। अगर तब मैंने रील स्क्रॉल करनी है या मैसेज देखने हैं, तो जो भी करता हूँ उसी टाइम करता हूँ। हाँ, जो मेरे को जेन्युइन मैसेजेस लगते हैं, जो मेरे को जेन्युइन चीज़ें लगती हैं, मैं उनको रिवर्ट करता हूँ। लड़कों को भी रिवर्ट करते हो? हाँ जी भाजी, मैं सबको करता हूँ। ये सबसे क्रेजी फैन मोमेंट क्या रहा है? मेरे को देखो पता है गुरनज़र तुम्हारी फैन फॉलोइंग पता है भाई, बहुत तगड़ी है, कल्ट फैन फॉलोइंग जैसे कहते हैं ना, वो है जो लोग वेट करते हैं गुरनज़र के गानों की। सबसे क्रेजी फैन मोमेंट क्या रहा है? भले ही वो किसी कॉन्सर्ट में हुआ हो या कोई ऐसा कोई किस्सा। मेरा शो था यहीं पे प्रिज्म में, चंडीगढ़ मोहाली में। तो वहाँ पे स्पेशली जम्मू से एक लड़की आई थी, तो उन्होंने वो हमारा शो, मेरे ख्याल से उसकी कोई एक भी मोमेंट ऐसी नहीं होगी जो उनको पता नहीं है। वो शो के बाद जब मुझसे मिलने आई तो ना उनको ये तक पता था कि आपने उस गाने पे ये किया था, उस गाने पे वो किया था। और मैं सुनता रहा 2 मिनट के लिए। मैंने कहा यार इतना डेडिकेटेडली शो कौन देखता है? मतलब हम गाने सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, वाइब करते हैं ना। तो कहते मैंने एक मिनट के लिए भी, मतलब उन्होंने मेरे सारे इंटरव्यूज़ देखे हुए थे। चलो सब देखते हैं, मतलब जो लोग पसंद करते हैं आपको, बट वो जो है ना कि शो के दौरान कि आपने इस मोमेंट पे ये किया था, और मतलब उन्होंने बोला कि मैंने 1 मिनट के लिए भी आपसे निगाह नहीं हटाई। मैंने कहा यार 2-2.5 घंटे अक्खां भी थक जांदियां होंदियां बंदे दियां। पूरा पैसा वसूल किया उसने। ना नहीं, चलो वो तो, बट मेरे को अच्छा लगा। मैंने कहा यार नाइस। और वो कहते मैंने बस महसूस किया आपने गाना, मेरे को सुन के अच्छा लगा। मैंने कहा नहीं तो यूजुअली फैंस मिलते हैं ना तो, बट इतनी शिद्दत से आपको सुनने वाला कोई मिले, मेरे को अच्छा लगा। ये लेटेस्ट वाला है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं बट याद भी नहीं है कुछ, पर ये लेटेस्ट मेरे को यूँ लगा। मैंने कहा नहीं यार, ये कोई इतनी दूर से ट्रैवल करके शो देखने आया और उसने शो पे आपके एक मूवमेंट को देखा है। नहीं तो लोग आते हैं, चिल करते हैं, चले जाते हैं, बट अच्छा लगा मुझे वो। यू थिंक यू आर ब्लेस्ड? यस भाजी, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड। शुक्राना। हाँ भाजी, शुक्राना। और मैनू लगता हर बंदे नूं करना चाहिए। रब ने जिहदे अंग पैर सही दिते हैं ना, उस हर बंदे नूं शुकराना ही करना चाहिए। गुरनज़र तुम्हारी राइटिंग में ना भाई एक बहुत ही प्यारी मिठास है, मैंने जिक्र पहले भी किया। कोई स्पेशल प्रोसेस रहता है राइटिंग का कि यार कहीं कुछ जाकर बैठते हो कि कैसे राइटिंग का क्या रहता है? भाजी राइटिंग का कुछ नहीं रहता। राइटिंग का बहुत सिंपल सा फंडा है। मैं सिर पे बोझ लेके कोई काम नहीं करता जिम के अलावा।
अच्छा, तो ये क्योंकि जिम कोई क्रिएटिव ये प्रोसेस वन नहीं लाइनर है। बन जाएगा भाई बच्चे के नाम में। जिम कोई क्रिएटिव प्रोसेस नहीं है, उसमें आपको पता होता है कि शरीर टूटेगा और खुद को तोड़ना पड़ेगा, तो उसमें धक्का चलाना पड़ता है। बट राइटिंग और किसी भी क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर ना सोच के नहीं होता काम। मुझे लगता है आप हमेशा बड़े फ्री माइंड से होने चाहिए। ये कोई घूमने जाऊँगा मैं पहाड़ों पे बैठ के लिखूँगा, ये मेरे से नहीं होता। मेरे दिल में कभी भी घूमते फिरते जो आइडिया आता है मैं उसको लिख लेता हूँ और फिर उसको कंप्लीट करता हूँ। और अगर स्टूडियो में बैठा हूँ तो अगर फॉर एग्जांपल एक लाइन बन गई तो उसको मैं साथ के साथ डब कर लेता हूँ। फिर कोशिश करता हूँ कि इसको इस 3 घंटे के अंदर अंदर पूरा करूँ मैं। रिफाइन होता रहेगा बाद में, बट अगर उसको मैंने कहीं छोड़ दिया बीच में, वो बेचारा बीच में ही रह जाता है। तो मेरा प्रोसेस है कि जो भी एक आइडिया आपने बना लिया फॉर एग्जांपल, तो उसको कंप्लीट करके ही जाओ फिर। चाहे तो कई बार क्या होता है फंस जाते हो, नहीं लिखा जा रहा, बट आई थिंक राइटिंग ना भी आपकी एक्सरसाइज की तरह ही है कि आप कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रही, बट आप उसको और पुश करते रहो, वो क्रैक हो जाता है। वो सब कामों का प्रोसेस सेम ही है, राइटिंग का भी ऐसा ही है। बट मेरे को साथ के साथ मैंने आपको पहले ही बताया था, वो एक ये चीज़ होती है कि यार जो लाइनें मैं पहले गानों में सुन चुका हूँ, मेरा गाना वैसा साउंड नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा डिफरेंट रहे। देखो इमोशन तो वही है, खुशी, प्यार, दर्द, टॉपिक्स वही हैं सारे, उनको लिखना बस साउंड अलग करे, दैट्स इट। आजकल जेनजी का ज़माना है, 10 सेकंड में इंसान सोच लेता है कि मेरे को ये रील पूरी देखनी कि नहीं देखनी। 10 सेकंड में क्या, 2 सेकंड में आप स्वाइप कर देते हो। भाजी ठीक है ना, वो उसमें कुछ मेरे को नहीं लगता कुछ गलत है उसमें। नहीं बिल्कुल ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ कि उनको हमेशा अपने गानों से बांधना, तो कुछ स्पेशल वर्ड्स सोचते हो कि यार मैं ये लिखूंगा तो कुछ ऐसा, या जेनजी के लिए कुछ उनको दिमाग में रख कर लिखते हो? नहीं भाजी, क्रिएटिव के अंदर अगर आपने लोगों को सोच के अपने आप को धार लिया ना, वो फिर मेरे को लगता है फिर आप गलत प्रोसेस पे चल रहे हो। कंपनीज करती हैं, या फिर क्या होता है म्यूज़िक लेवल ये बोलता है यार उसके गाने जैसा गाना बना दे। भाई उसके गाने जैसा उससे भी दोबारा नहीं बनने वाला, सबसे पहले तो ये समझो। तो मेरे को यूँ लगता है कि आप अपना बेस्ट करो, आप अपना बनाओ। इन दी एंड अपने प्रोसेस के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि मेरा गाना 2 सेकंड में कोई रील पे सुन के पसंद करेगा, नहीं करेगा। मेरे को अपना काम करना है भाजी, उसको कोई करे या ना करे वो बहुत बात की बात है। मेरी क्रिएटिव मतलब जिस टाइम मैं वो काम कर रहा हूँ ना, उस टाइम मैं ये सब चीज़ें सोचता ही नहीं हूँ। उस टाइम मेरे को सिर्फ गाना ही अच्छा बनाना है, दैट्स इट। मैं ये नहीं ये जेनजी पसंद करेंगे या बुजुर्ग पसंद करेंगे, ऑडियंस ही भाजी। शुरू च गल हुंदी सी कि नहीं ये अपना ठेठ ऑडियंस का गाना, ये अर्बन ऑडियंस। भाजी अर्बन और ठेठ कुछ नहीं है, सब सुनते हैं, ऑडियंस तो ऑडियंस ही है। तो बस अपना काम करना ना, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ मैं कुछ भी नहीं सोचना, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਸ गाना ਵਧੀਆ बन जाए मेरे तो। बस गाना ਵਧੀਆ बनाओ भाजी, गाना ही नहीं ਵਧੀਆ होएगा तो फिर किसी ने भी नहीं सुनना। गाना ਵਧੀਆ होएगा तो फिर क्या जेनजी तो क्या मैनू बाकियां का नाम ही नहीं पता, वो सब सुन लेंगे फिर। घोस्ट राइटिंग की है कभी? नहीं भाजी, नेवर। कभी ऐसा हो कि गाना लिखा हो आपने, किसी और क्रेडिट मिल गया हो? अरे नहीं, वो मैंने अपनी यारी दोस्ती में बहुत किया हुआ है फॉर एग्जांपल। और ऐसा भी नहीं है कि मेरे को कभी किसी ने कोई क्रेडिट नहीं दिया, मेरे हर जगह क्रेडिट रहे हैं। और घोस्ट राइटिंग भी नहीं बोल सकता मैं उसको। फॉर एग्जांपल अभी एक गाना है मिलिंद भाई का, छोड़ेगी अगर मेरे घर पे मैं आके कलेश करूँगा। तो वो गाना एक दिन बैठे हुए थे स्टूडियो में, वो भाई ने किसी और आर्टिस्ट का गाना बनाया था उस पर। तो कहते हैं यार मैंने इतना अच्छा गाना बनाया था, अभी ये म्यूज़िक वेस्ट पड़ा है। मैंने कहा लगाओ ना, कौन सा म्यूज़िक है। तो उस पर लाइन लिखी थी, छोड़ेगी अगर तेरे घर पे मैं आके कलेश करूँगा। तो वो मैंने गाना उनको बनाया। उसके बाद सीधा जब वो रिलीज़ हुआ ना, नीचे क्रेडिट्स में मेरा नाम था। भाई बोले यार मैंने ये गाना बहुत अच्छा लगा, मिक्का पाजी के साथ किया था उन्होंने। तो मेरी एसोसिएशन है ऐसी हैं पाजी, सब बढ़िया लोग हैं अपनी लाइफ में, घोस्ट किया ही नहीं कोई काम। कभी ऐसा हुआ है कि यार गाना आपने चलते फिरते लिख दिया, बहुत ईजिली लिख दिया, उतना टाइम नहीं लगा, आराम से लिख दिया, आपको था शायद ये हिट हो ना हो, लिख के आपने गा के रिलीज कर दिया, एक्सपेक्टेड नहीं था, हाँ जी, और रात रात वो वायरल हो गया हो कि यार इससे तो इतना एक्सपेक्टेड नहीं था पर ये तो क्लिक हो गया? कौन सा? वो पाजी वो सब लोगों के हाथ में होता है, वो आपके हाथ में नहीं है। वो हर गाने की मेरे को लगता है किस्मत। लेकिन मेरी लाइफ के सबसे जल्दी लिखे हुए गानों में से है नेड़े नेड़े। तू आज मैनू नेड़े नेड़े आ लैण ते, यार आधा कैचअप। हाँ यार आधा कैचअप। तो ये गाना मैंने 10 मिनट में लिखा होगा हार्डली। तो ये मेरे को लगता है कि ये मेरा सबसे क्विक लिखा हुआ गाना है। और कभी ऐसा हो कि गाना बहुत मेहनत से लिखा लगे कि यार ये मेरे शायद जिंदगी का सबसे अच्छा गाना है या बहुत अच्छा है, और वैसा क्लिक ना हुआ हो, या अभी तक उस गाने को उसका मुकाम अभी तक हासिल ना हो? वैसे भी गाने हैं, वो एक तबाह गाना है मेरा, जिथे जाना चाहती दुनिया, और वो वैसा गाना बाजी मैं हर शो पे गाता हूँ। और जो बंदा उस गाने को लाइव सुनता है ना, उसके बाद वो उस गाने का मुरीद हो जाता है। तो एक तबाह है, और एक मेरा गाना है वाजीवा।
जो मुझे लगता है कि ऑडियो वाइज मुझे खुद को बहुत थोड़ा पसंद है। जितना डांस वाह जी वाह क्या हुनर है दिल तोड़ने जिसमें का। डांस भी खेला गुन्नर हाँ सर जी, ने। तो ये इन गानों से मुझे एक्सपेक्टेशन बहुत थी, बट वही है, डिसहार्टेड तो मैं होता ही नहीं हूँ, तो चल जाएंगे किसी ना किसी दिन। मेरे को जाकिर पाजी बोलते होते हैं, तो जाकिर पाजी को मैं बताया इसके बाद वाजिबा के बाद, कहते कैसा चला तेरा ये गाना? मैंने कहा भाजी ठीक, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ। कहते एक ना एक दिन चल जाएंगे देख। मैंने उनको बात पकड़ के जेब में डाली हुई है, एक ना एक दिन चल जाएंगे। कैसे मिलना हुआ जाकिर भाई से? पाजी जाकिर पाजी के साथ तो मेरी बहुत फ़नी स्टोरी है। तो जाकिर पाजी एक दिन सतवा में परफॉर्म कर रहे थे चंडीगढ़, तो उस टाइम ना कॉमेडी एक्सेप्ट नहीं की हुई थी लोगों ने, तो बिल्कुल इनिशियल उस स्टेज पे थी। तो मुझे जो ओनर थे वहाँ का, उनका फ़ोन आया, कहते आज हमने ना ऐसे ऐसे करके स्टैंड अप कॉमेडियंस आ रहे हैं, परफॉर्म करेंगे, तो तू ज़रूर देखने आइयो, कुछ नया है ये। तो उस टाइम मेरा सतवा में बढ़िया, मतलब तब तक गुड चल रहा था म्यूज़िक सीन हमारा, बैंड, नॉर्मल बैंड, नॉट एन आर्टिस्ट बट ऐसे बैंड्स की तरह। तो मुझे लगता था कि यार नहीं जाके देख के आऊँगा। तो जिस टाइम मैं थोड़ा सा लेट गया, तब तक लोगों को थोड़ी बहुत शराब भी चढ़ गई होगी। तो जैसे ही मैं उधर एंटर किया, तो एक ना ग्रुप था आंटीज़ का या लेडीज़ का, आंटीज़ नहीं बोलूँगा सॉरी, लेडीज़ का एक ग्रुप था। तो उस टाइम जाकिर पाजी स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे और उन्होंने बोला गुरनज़र म्यूज़िक म्यूज़िक। तो ना अब ऑब्वियसली जो आदमी स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है तो उनको क्या फील हुआ होगा। और ना मैंने मुंह नीचे किया और ना मैं निकल गया वहाँ से। मैंने ना सर को बोला, मैंने कहा सर ये ना सही नहीं है, अच्छा नहीं लगता, मैं ना जा ही रहा हूँ, नहीं तो कोई ना कोई और बोल देगा, क्योंकि खुद को भी बुरा फील होता है वो। तो मैंने ना वहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ना जाकिर पाजी के साथ मैं तब मिल पाया, ना टाइम स्पेंड किया। कट टू 2 साल बाद जाकिर पाजी का शो हुआ 18 सेक्टर ऑडिटोरियम में, टैगोर थिएटर में। तो तब तक जाकिर पाजी का बहुत बढ़िया नाम हुआ। तो मैं गया, मैंने कहा यार ये तो शो देखने जाएंगे, बहुत बड़े कॉमेडियन आएंगे देखने के लिए। तो मेरी टीम ने ही करवाया था, EYP ने। तो मैंने उनको बोला शो के बाद, मैंने कहा मेरे को फ़ोटो करनी है इनके साथ। तो मैं बैक स्टेज गया, तो मैंने कहा पाजी बहुत मज़ा आया आपका शो देख के। कहते हाँ तेरे को तो नहीं मैं भूलूंगा कभी। मेरे को लगा, मैंने कहा यार, मैंने कहा पाजी हम मिले हैं क्या पहले? कहते तुझे तो मैं कभी भी नहीं भुला सकता अपनी लाइफ में। मैंने कहा ऐसा कौन सा किस्सा है? कहते तेरे को याद है तू वहाँ आया था और लेडीज़ ने बोला था म्यूज़िक म्यूज़िक गुरनज़र। मैंने कहा हाँ जी सर। कहते उस दिन मैं परफॉर्म कर रहा था वहाँ पे। तो ऐसा उन्होंने, मतलब बुरा नहीं माना उस चीज़ का। मैंने उनसे माफ़ी मांगी, मैंने कहा भाजी आई रियली विश वो ना होता। बट तब से लेके, ये 2018 की बात है भाजी, तब से लेके वो बड़े भाई की तरह मेरे। तो कुछ भी होता है तो वो ही इज़ ऑलवेज देयर। अभी भी मैं जाता हूँ तो घर पे चला जाता हूँ, घर खाना वाना, मतलब बहुत टाइम स्पेंड करते हैं। उनका छोटा भाई जीशान, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं हम लोग। खुद बहुत अच्छा राइटर है वो। तो नेक्स्ट लेवल। अब ये मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरे को तो ये जाम में उनसे हो सकता है कि शायद मैं वीडियो रिलीज से पहले उनसे शायरी लिखवा भी लूँ कोई। तो मैं कोशिश करूँगा अभी। दैट विल बी वंडरफुल अगर उनकी शायरी भी आ जाए। यस, कोलैबोरेशंस बहुत अच्छे अच्छे किए आपने। दिलजीत पाजी के साथ कोलैब कर चुके हो आप, हाँ जी साहब के साथ, बी प्राक जानी के साथ हुआ है। और सबसे ज़्यादा मज़ा कौन से कोलैब में आया था? क्या बहुत ही ईजी वर्किंग था, मज़ा आ गया था? कहते ना यार पाजी सारे बंदे बढ़िया ने। मेरे को यूँ लगता है कि जो भी लोग आज की डेट में कुछ ना कुछ नाम कमा के बैठे हुए हैं ना, तो उनमें कुछ ना कुछ तो है, तभी हुआ वो उनके साथ। और जो भी आदमी अच्छा काम कर रहा है ना पाजी, वो अपने काम को लेके बहुत सिंसियर है। मुझे टाइम, चाहे चीज़ें इजीली होती हों, चाहे वक्त लेके, चाहे मुश्किल से होती हों, बट मेरे को मज़ा हर काम में उतना ही आता है। मेरे को इजी प्रोसेस या डिफ़िकल्ट प्रोसेस बुरा नहीं लगा। मैंने कल एक गाना ये जाम का वीडियो शूट किया है, मेरे ख्याल से ये सबसे टफ़ गाना शूट किया हमने अभी तक का, जिसने मुझे भी शायद ज़्यादा थकाया। और इसमें एक शॉट ऐसा जिसमें मेरा 3 घंटे तक मेकअप ही होता रहा। ये चीज़ें थी, मुश्किल थी थोड़ी, बट मेरे को फिर भी उतना मज़ा आया। मैं इसलिए बैठ के 3 घंटे तक करवाता रहा। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा जब इसको लोग देखेंगे तो कितना उनके लिए कितना डिफरेंट होगा कि है ना, कि इसने ये भी किया है। तो मेरे को हर प्रोसेस में उतना मज़ा आता है भाजी। इजी और डिफ़िकल्ट मैटर ही नहीं करता, मेरे को सबके साथ काम करके उतना ही मज़ा आता है। मैं कल अपने शूट के ऊपर स्पॉट को घूमते हुए देख रहा हूँ, भाई ये जल्दी से हटाओ, ये करो वो करो। भाजी एक गाना ना सिर्फ आपका खुद का गाना नहीं होता, वो सबका गाना होता है। जब आपका एक गाना हिट हो जाता है तो BTS वाला भी जाके अपने पता नहीं कितने दोस्तों को बताता है, भाई ये हमारा गाना है, इसका BTS देख तेरे भाई ने किया था। या कोई भी बंदा स्पॉट होता है, अरे ये गाना तो हमने किया था। तो बेसिकली आप खुद का नहीं कर रहे हो, वो पूरी यूनिट का गाना है। तो वो मेरे को यूँ लगता है कि यार सही है, ये तो ये सबका गाना है। कोलैबोरेशंस को लेकर मेरा एक और सवाल है
क्रॉस ब्लेड के बहुत सारे कोलैबोरेशंस हुए हैं आपके साथ। हाँ जी। फैंस ने बहुत चीज़ नोट करी है और एक ये चीज़ नोट करी कि इन कोलैबोरेशंस में ज़्यादातर गानों में गुरनज़र सिर्फ एक लाइन को गाते हैं, पूरा पूरा गाना क्यों नहीं गाते, वो मिस करने के एक बड़ी क्यूट उनका। और पाजी यही चीज़ है ना, अगर गुरनज़र ने ज़्यादा गा दिया तो फिर वो स्वीट डिश खाने के बाद आती है है ना, और वो इतनी ठीक लगती है, ज़्यादा मीठा फिर अच्छा नहीं लगता इंसान को। तो मैं इसीलिए अपना पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं रखता हूँ और इतना सही रखता हूँ कि चलो अगर एवरेज भी रह गया ना, ये ज़्यादा अच्छा नहीं भी हुआ तो किसी के कानों को ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा, और अगर अच्छा हुआ तो लोग अगले गाने का इंतज़ार करेंगे। तो वो इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं डालता हूँ अपना कोलैबोरेशन में स्पेशली। गानों की बात हुई है, कुछ गाने आपने बताया मुझे कि एक तो तबाह जी, जो आपके दिल के बड़ा करीब है जी। अगर मैं बिना गाए मतलब बिना गवाए आपको जाने दूंगा तो ये तो गुनाह हो जाएगा ना। ओ जिथे जाना चाहती दुनिया मैं उस राह होके आया, यारों इश्क ना करियो मैं तबाह होके आया। जिथे जाना चाहती दुनिया मैं उस राह होके आया, यारों इश्क ना करियो मैं तबाह होके आया। जिंदगी में ऐसे कुछ हादसे हुए, हम जज्बाती थे जज्बातों में बर्बाद से हुए। जिन्हें मानते थे हम खुदा का दिया तोहफा, अब उनके लिए एक मामूली खैरात सी हुए। जो कहंदे सी बिन तेरे मैं किसे नाल नहीं लैने फेरे, अज किसे होर ना हुंदे ओदे विआह होके आया। जिथे जाना चाहती दुनिया मैं उस राह होके आया, यारों इश्क ना करियो मैं तबाह होके आया। क्या बात, क्या बात। थैंक यू सो मच गुरनज़र ये गाना गाने के लिए। थैंक यू। मेरा एक दिल के बड़ा करीब गाना है ये, आपके पहले जो गाने आए थे उनमें से एक गाना है, रिपीट पे मैंने चलाया रेडियो पर, आदता। यू नो इट, क्योंकि जितने भी मिले मैंने ये गाना की रिक्वेस्ट हमेशा। आई रियली विश पाजी वो गाना मैंने आज के वक्त पे रिलीज़ किया होता, और वो गाना बहुत अच्छा है। वो गाना पाजी बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है। जिसने वो गाना सुना है वो उस गाने के साथ रिपीट पे ही जुड़े हैं आज तक। मुझे लगता है उस गाने को पर्सनली मतलब उतना जस्टिस नहीं कर पाए हम उसके अभी साथ। शायद वो मुकाम पे पहुंचे जितनी प्यारी वो लिखावट है, जितना प्यारा गाया, और वो भी अब भी हो सकता है, अब भी हो सकता है। आप सुनिए मेरा गाना आदता, मेरा सबसे पहला गाना है वो, स्पीड रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, आदता सर्च करके ज़रूर सुनना आप उस गाने को। दो लाइनें हो भी जाए। ओ दिल नहीं लगदा चंदरे नू तेरी आदतां पै गईयां, के दिल नहीं लगदा चंदरे नू तेरी आदतां, ओ तू कवें भुल जा दस किवें भुलावां मैं, ओ यादां तेरियां दस किवें मिटावां मैं, के दिल नहीं लगदा चंदरे नू तेरी आदतां पै गईयां, ओ दिल नहीं लगदा चंदरे नू तेरी आदतां। क्या बात है। आई एम श्योर इस गाने के बाद हमको तो आदत पड़ गई थी गुरनज़र आपकी। बहुत अच्छा गाना था ये, बहुत प्यारा गाना था सीरियसली। अभी भी जब मैं सुनता हूँ, इनफैक्ट था नहीं है, सुन सकते हो आप अभी भी। इनफैक्ट आज भी जब हम बैठे हुए थे, हमारी टीम बैठी हुई थी, मैंने बोला यार गाना लगाओ गुरनज़र के। बहुत सारे लोगों ने गाना सुना था, बट कुछ लोग थे जिनको था ये आदता कौन सा गाना आया हुआ है इसका। मैंने कहा कि नहीं, गुरनज़र का पहला गाना आदता था, और जब लगाया यहाँ पे दे ऑल लव्ड इट। गानों के मसले में तो भाजी मैं बताता हूँ आपको, फॉर एग्जांपल अभी भी कभी कभी मैं जाता हूँ कहीं पे तो मुझे लोग बोलते हैं यार आपका वो गाना आया था ना काला टिक्का, अब वो गाना 2017 में आया था, तो आज 2024 में मिलके लोग कहते हैं आपका वो गाना बहुत सुना मैंने। तो हर बंदे के लिए ना आपका पता नहीं कौन सा काम कितना स्पेशल है, यू डोंट नो। तो एक गाना मैंने रिलीज़ किया था, वो गाना था ज़रूरी नहीं प्यार, तो वो गाना मेरी नज़र में बिल्कुल फ्लॉप गाना है। तो क्योंकि ना उसको मैंने खैर प्रमोट किया, यूँ ही अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया था। थोड़े दिन पहले मेरे को एक भाई मिले, वो ड्राइविंग करते हैं वो, तो मुझे कहते पाजी यार आपका क्या गाना, मैंने कहा मेरे इतने अच्छे अच्छे गाने हैं, शायद उनमें से किसी एक का नाम होगा। कहते पाजी यार ज़रूरी नहीं, और मैं हैरान, मैंने कहा यार उसके तो 3 लाख व्यू भी नहीं है मेरे यूट्यूब चैनल पे, बट यू नेवर नो कि वो कौन सा आदमी किस इमोशन के साथ किसको सुनता है। कहता भाजी यार मेरी सहेली मैनू ऐसे करके छड़ गई सी, मेरे को गड्डी नहीं सी वधिया, कहते इस करके हुण मैं गड्डी ही चलानी शुरू कर। मतलब हर बंदे की अपनी स्टोरी है, तो हर गाने को अपने
साथ अलग तरीके से जोड़ते हैं। तो अच्छा है, हर गाना किसी ना किसी तक पहुंचा हुआ है। हर गाना जोड़ता है, कहीं ना कहीं मुकाम मिलता है। और बॉलीवुड में जिस गाने ने आपको जोड़ा, अक्षय पाजी की मूवी बेल बॉटम, कैसे हुआ था ये कोलैबोरेशन, कैसे, क्या स्टोरी है इसके पीछे? भाजी कोई स्टोरी नहीं है, ये भी बड़ा आराम से ईजी हुआ अपने साथ। मेरे को लगता है ये भी मम्मी की वजह से ही हो गया। अच्छा। हाँ, वो कहते यार तेरे सारे तेरे दोस्तों के गाने फिल्मा चाहते, तेरा कदों होगा, वो आ गया। मैंने कोई एफर्ट नहीं किया, तो उन्होंने सोचा था तो आ गया। तो मैं तो उन्हीं को देता हूँ ये क्रेडिट। तो बस कुछ नहीं, लॉकडाउन में था मैं, और फिर ऐसे ही हमारे एक भाई हैं बॉम्बे से, उनका कॉल आया, ही इज़ इन धर्मा। ओके। तो उनका कॉल आया, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके अक्षय सर की एक फ़िल्म है, तो उसके लिए गाना चाहिए। और उन्होंने वो गाना ना पहले एक दिन मैंने कहीं लाइव गाया था, तो वो वहाँ पे थे। कहते यार वो जो भाई तुमने गाना सुनाया था वो तुमने रिलीज़ किया हुआ है? मैंने कहा नहीं, वो ऐसे ही है। कहते वो बना के भेजो। मैंने वो गाना बना के भेजा, तो उन्होंने कर लिया। दैट्स इट। घर पे ही गाया हुआ है, मेरे बेडरूम में ही डब करके भेजा हुआ मैंने उसको। कोई बड़ा सेटअप नहीं, कोई कुछ नहीं। लॉकडाउन में ही गिटार करवाई थी मैंने उसकी, यहाँ से भेजा था। तो कोई फैंसी स्टूडियो में कोई कुछ नहीं। तो जो गिटार बजाते हैं शोमू दादा हैं हमारे बॉम्बे से, मेरे ऑलमोस्ट गानों में उन्हीं की गिटार है। तो उन्होंने अपने घर से ही लीड लगा के गिटार रिकॉर्ड की, मैंने अपने घर से गाना डब कर दिया। और एरिक पाजी ने मिक्स किया, एरिक पिल्लई। अच्छा। तो उन्होंने भी लॉकडाउन में खुद ही हुआ ये सब कुछ ऑटोमेटिकली। तो फिर वो जब गाना आया तो बस खुशी हुई। बट इसका क्रेडिट मैंने नहीं सोचा था वो, आई थिंक वो मेरी माँ चाहती थी मेरे लिए होवे, तो हो गया। मॉम की मैनिफेस्टेशन थी। हाँ बिल्कुल मैनिफेस्टेशन थी उनकी। अक्षय पाजी से मिलना हुआ उसके नहीं, उनसे मिलना नहीं हुआ, बट डेफिनेटली मैं मिलूँगा। और वाहिगुरु ने मेहर रखी, उन्होंने मैं काम भी करूँगा और मिलना है मुझे उनसे। इस गाने के बाद बात हुई, फ़ोन पे बात है? नहीं, मेरी कोई गाल नहीं हुई, बट मेरे को इंस्टा पे मैं जब भी उनसे मैसेज करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो मेरे को हमेशा रिवर्ट करता है। हाय गुनज़र, कैसे हो तुम, ठीक हो? नहीं, वॉइस नोट नहीं, मैसेज आते हैं, रिटन टेक्स्ट आते हैं उनके। तो एक वो हो गए, दिलजीत पाजी हो गए। मैं कभी भी इनको मैसेज करता हूँ पाजी, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इन लोगों ने मुझे रिवर्ट नहीं किया। तो आई फील ब्लेस्ड कि वो इतने बड़े लोग हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, बट स्टिल समहाउ समवेयर कि मैंने कोई एसोसिएशन उनके साथ ऐसी रखी कि आज भी वो, मैं कुछ भी मैसेज करता हूँ तो रिवर्ट करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। okay. 2 लाइनें हो जाए उस गाने की। तो ये शो लवाना मैं तो। असी मनदे आ प्यार तेरे अगे, हाँ प्यार साडा फिक्का सोहणीए। ओ असी मनदे आ दिल तेरा वड्डा ते साडा थोड़ा निक्का सोहणीए। पर जिथे भी कहेगी सच्ची सोहणीए, मैं उमरां लई खड़ जांगा, मैं तेरे बिना मर जांगा, मैं कुछ ऐसा कर जांगा, जे तू मेरी ना होई मेरे यारा। मैं सावां तेरे नाम कितियां, मैं साह लैने छड्ड दांगा, जे तू मेरी ना होई मेरे यारा। क्या बात है। थैंक यू। गुनज़र, अब देखो गाने की बात चल रही है, दिलजीत पाजी की बात की आपने, जिंद माही ऑल द सॉन्ग हमने कोलैबोरेट किया था। देखो बहुत सालों बाद मिल रहे हैं हमारा, तो मुझे होता है कि यार जो किस्से हैं, हर गाने के पीछे किस्सा होता है। हर गाने के पीछे किस्सा है ये भाजी। कैसे हुआ? जिंद माही गाना मेरे खुद के गानों में एक रिजेक्टेड गाना था। अच्छा। हाँ, वो गाना मनी संधू पाजी आए हुए थे, यूके रहते हैं वो, मतलब इज़ वन ऑफ माय फेवरेट म्यूज़िक प्रोड्यूसर। ओके। तो वो आए हुए थे, तो मेरा बहुत दिल था उनके साथ काम करने का। तो मेरे दोस्त ने बोला मनी भाई आए हुए हैं, चलो आप, मेरी उनकी और उनके ब्रदर से बात होती थी, कहते आजो पाजी आप कुछ क्रिएट करते हैं। तो मोहाली में ही होटल में वो कहीं स्टे कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो पाजी डिनर भी करेंगे और फिर गाना भी बना लेंगे। उन्हीं के रूम के अंदर वो अपना लैपटॉप, माइक, साउंड कार्ड सब लेके ही ट्रैवल करते हैं। मनी भाई तो मेरे को लगता है स्टूडियो ही नहीं जाते। अच्छा। उनका स्टूडियो उनके बैग में ही होता है। तो हमने वहाँ पे गाना बनाया था जिंद माही। आई थिंक ये गाना भी 1.5 घंटे के अंदर विद म्यूज़िक और लिरिक्स कंप्लीट था। ये गाना बना के मैंने अपने दोस्तों को सुनाया, वो कहते यार ये गाना बहुत अच्छा है, ये गाना करना चाहिए। मुझे पता नहीं पर्सनली वाइब नहीं आती थी। आई थिंक वो शायद किसी भले ਲਈ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ मैं 6 महीने ना इग्नोर किया उस गाने ਨੂੰ कि नहीं और कुछ करते हैं, अभी कुछ और बना लेंगे।
तो उतने में फिर मेरे को एक दिन मनी भाई का फ़ोन आया, कहते वो दिलजीत पाजी को गाना सुनाया था, वो पूछ रहे हैं करने के लिए, कर सकते हैं हम उनके साथ? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और उससे पहले मैं दिलजीत पाजी से मिला भी हुआ था और उनके साथ गिटार भी प्ले की हुई है मैंने 2-4 शोज़ में। तो मैंने कहा मैं तो डेफिनेटली करूँगा उनके साथ। तो फिर वो गाना मेरे को लगता है कि वो आई थिंक उनकी किस्मत में ही था गाना, इसलिए मैंने नहीं किया था जी। दूर दूर क्यों है सजना जरा कोल ते आ, साहां विच सा पाके आजा मुझ में समा। दूर दूर क्यों है सजना जरा कोल ते आ, साहां विच सा पाके आजा मुझ में समा। ओ जिंद माही आ जावे तू सीने ला जावे, ओ दिल विच अग जो तू लाई उसनू बुझा जावे। ओ जिंद माही आ जावे तू सीने ला जावे, ओ दिल विच अग जो तू लाई उसनू बुझा जावे। क्या बात है, थैंक यू सो मच गुनजर। हमेशा मेरी रिक्वेस्ट को तुम सराह लेते हो कि हाँ माना भाई खा लेते। भाई तुसी पहला रेडियो स्टेशन दिखाया सानू कमाल। अच्छा, मैंने कहीं देखा था जी कि कोलैबोरेशन तो बहुत हुए हैं, लेकिन एक कोलैब आप करना चाहते हो उन सिंगर से, अमरिंदर कल पाजी के साथ। पाजी मैं डेफिनेटली करना चाहता है हूँ जी। हाँ जी। क्या हम फ्यूचर में देख सकते हैं या कुछ बातचीत हुई उसके बाद? नहीं अभी तक पाजी बातचीत तो नहीं हुई, बट जे मैं वधिया काम करता रहता फिर शायद ज़रूर हो जाए। कुछ लिखा हुआ है उनके लिए कुछ? नहीं अभी तक नहीं पाजी, है ना? बट जिद्दन वो कहेंगे 2 दिन च लिख दांगे। क्या बात है। आई हाँ होप जी। ये पॉडकास्ट पाजी देख लें एंड बिल्कुल पाजी। खुद ही फ़ोन कर दे, गुनजर आ जा यार, करते हैं फटाफट। I really हमें wish। हमें इंतज़ार रहेगा, हमें इंतज़ार रहेगा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਹੈ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਭਾਜੀ ਇਨਕੀ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। बहुत ही प्यारे इंसान, बहुत ही जितनी प्यारे। बार उनसे मिले, इंटरव्यू लिया उनका मैंने, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਭਾਜੀ डाउन टू अर्थ, बहुत ही प्यारा। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਇੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ ਉਹ ਬੇਵਫਾ ਨੇ, इतना सुना ना मैंने वो गाना, तो दिल है मेरा बहुत, तब से ही दिल है। गाने तो बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग लिखे आपने। एक गाना सनी लियोनी, क्या सोच के लिखा था ये? बचपन में लिखा था भाई। क्या थी स्टोरी, दिल बताओ। ਭਾਜੀ ਸਟੋਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਗ ਬੌਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, मैं तो स्केटिंग करता ਸੀਗਾ उदो, जो मैं स्टेडियम पहुंचा भाजी 2 दिन के अंदर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े और उनके पापा भी हा करके बिग बॉस देखा, मतलब ये चल रहा था। तो मुझे लगा, मैंने कहा यार ਮੁੱਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੇਟੈਸਟ ਰਾਂਝੇ ਸਭ मतलब जो भी था तो लिख दिया था वो मैंने। बट वो गाने ने मेरी लाइफ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। अच्छा, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਆਪਦਾ ਲਿਖਿਆ ਐਸਾ ਸੀ ਜੋ ਸੁਣਨ ਲਈ ਭਾਜੀ लोग पता नहीं कित्थों कित्थों आते सी। मेरे को मेरी लाइफ का फर्स्ट प्राइवेट गिग उस गाने की वजह से मिला, क्योंकि वो बंदा मुझसे अपनी शादी पे सनी लियोन सुनना चाहता था। और उसके बाद आज तक इवन मैंने ये जो लास्ट शो प्रिज्म में परफॉर्म किया है, उसमें भी 5 से 6 लोगों ने मेरे को लिख के भेजा कि भाई लव यू, प्लीज सिंग सनी लियोन। बड़ा मतलब ठीक है, वो ऐसा उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ गलत लिखा हुआ है, बट वो जो उस वक्त चलते हुए नज़रों में मेरे को लग रहा था कि यार ये सब चल रहा है दुनिया में, तो मैंने उस मुद्दे पे वो गाना लिखा था। लाइंस याद है? हाँ जी पूरियां याद है भी। अजकल दाड़ी आउण तो पहला काके रोमियो बन जाते, लव यू कह के बड़ा पागल ने बनाउंदे, कुड़ियां केड़ियां घट ने भी अत दियां हुशियार, मेरा जानू स्वीटू कह चारण कट्ठे ही 3-4, ते कहंदे ताज महल बनवा दांगे भावें चकना पै जे लोन, एक ही शर्त मेरे यारों की मुमताज़ होवे कौन, कहंदे सनी लियोन। तो सही था ये, इसमें कुछ गलत नहीं है। नहीं कुछ गलत बिल्कुल नहीं है, फन सॉन्ग है, हाँ, बहुत प्यारा है। फेक फैन भी कह सकता है यार कि मैं ताजमहल बनवा दूंगा, अगर मेरी मुमताज़ ऐश्वर्या राय हो, मेरी मुमताज़ करीना कपूर हो, हमने बोला सनी लियोन हो तो भी बन जाएगा, क्या दिक्कत है। और मुझे बहुत ही प्यारी लगती हैं वो, सच्ची बहुत प्यारी इंसान, मैनू बहुत ही प्यारी लगते हो। मैं तो सच्ची उन्होंने मिलना चाहना, और आज तक मेरा मौका नहीं बना, बट आई वुड लव टू मीट हर। और जिस दिन वो मुझे मिली मैं उनको गाना भी सुनाऊंगा कि मैम मैंने आप पे ये गाना बनाया था। अच्छा, पता नहीं उन्होंने समझ आवे ना आवे, पर मैं सुना के आऊँगा उन्होंने। उनको पता तो होगा आई एम श्योर कि नहीं, शायद नहीं पता होगा, पता होगा उनको नहीं पता होगा। बहुत ही प्यारी लगती हैं मुझे वो। चलो, अगर पॉडकास्ट देख रही हैं सनी जी, तो हम आपके बहुत फ़ैन हैं, बहुत बड़े फ़ैन हैं आपकी खूबसूरती के, आपकी
अदाकारी के। शी इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी इंसान भी है वो। यस, और उनके ऊपर एक पूरी वेब सीरीज आई थी उनकी, और मैंने वो देखी थी, बहुत ही हार्डशिप से उनकी जर्नी गई थी, निकली थी, एंड द वे शी रोज टू दी ओकेजन्स, और जैसे उन्होंने अपनी लाइफ को मोल्ड किया, कमेंडेबल। पाजी हर बंदे फाइटर है, चैंपियन है, शी इज एक पाजी, तभी वो हैं कहीं पे, तभी उनको सारी दुनिया जानती है। और मेरे को यूँ लगता है कि कोई भी बंदा ना, ठीक है, हर बंदा अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ बहुत वधिया नहीं करता, मैं भी नहीं किता, तुसी भी नहीं किता होना, और कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा कि जिसने लाइफ में सब बढ़िया काम ही किए हैं, ठीक है ना। और हर बंदे दी अपनी सिचुएशंस है यार। मैनू जिस टाइम जो करना ठीक लग्या मैं करूँगा भाजी। मैनू कोई आके घरे दाने नहीं दिंदा, मैनू कोई मेरे बारे चंगा बोलदा, वो चंगे बन के जे तुहाडा कुछ काम ही नहीं चल रहा तो मैनू लगदा कि ठीक है, सबसे पहले आप अपना काम देखो, आपके लिए जो चीज़ वर्क कर रही है, अनटिल अनलेस उससे किसी और का नुकसान नहीं हो रहा या कोई और हर्ट नहीं हो रहा, आप वो काम करो और अपना घर चलाओ। लोग बहुत जल्दी जज करते हैं लोगों को। जज भाजी लोगों ने ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਜੱਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡੋ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ, ਬਟ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ But we ਛੱਡਦੇ। all love you, Sunny, we all love you, we are huge fan and हाँ, बट आई रियली वांट टू मीट यू मैम, आई विल। मैं उस दिन, मैंने आज तक के लिए मेरे विश लिस्ट में है कि ये सनी लियोन में आपके साथ बैठ के गाऊँ गिटार पे। कर सकता हूँ मैं अभी भी, बट मैं राइट मूवमेंट होती है ना जो खुद हो, उसका वेट कर रहा हूँ। मैं भी फैन हूँ, मुझे बुला लेना साथ में प्लीज मैं भी आ जाऊंगा। ऐदा तो भाजी फिर मैंने अद्धा चंडीगढ़ ले जाना पैना ना गुरनज़र, हर पंजाबी सिंगर, हर तो नहीं बट मोस्टली पंजाबी सिंगर्स जो अच्छा गाना गाते हैं कहीं ना कहीं ट्राई करते हैं एक्टिंग में आने की, जी, है ना। रुझाव रहा है, आपने भी एक्टिंग में जी अपना शिरकत की, डेब्यू किया मैंने, हाँ जी, एक रॉकस्टार इमेज के साथ। जी। जब वो ट्रेलर आया था और वो जब एंट्री हुई थी गिटार के साथ, ओहो, हमें लगता भाई मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच भाई। कैसा एक्सपीरियंस था भाई? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। क्षितिज पाजी ने फिल्म डायरेक्ट की, परिंदा पार गया। गुरनाम भाई हैं उसमें रूपी थी, ईशा मेरी फ्रेंड है, उन्होंने, उनकी भी फर्स्ट डेब्यू मूवी थी। तो वो ना मुझे पूरी टीम के साथ यूँ लगा, मैंने कहा यार ये सब अच्छे लोग हैं, मतलब जो अपने काम को बहुत सिंसियरिटी से अब तक करते आए हैं, और मेरे को अगर कुछ करना है तो ऐसी टीम के साथ करना है। तो मैंने वो किया। और क्षितिज पाजी के साथ मैं इसलिए दिल से, मतलब उनको मैं इतना पसंद करता हूँ। एक फ़िल्म आई थी हरभजन मानसर की, जिसमें उनकी फ़िल्म की प्रमोशन के लिए मुझे एक बार उनके साथ एक गाना गाने का मौका मिला था। तो वो फिल्म जो थी वो क्षितिज पाजी ने डायरेक्ट की हुई थी। वो फिल्म मैं अकेला जाके थिएटर में देख के आया था। क्षितिज चौधरी जी, पाजी को मैंने बताया, मैंने कहा पाजी मैं थोड़ी वो फिल्म ना कल्ला जाके देख के आया सी थिएटर 'ਚ। मैं क्या जद दिन मैं सुनिया ना कि क्षितिज पाजी दी फिल्म है, मैं क्या जे तुसी, मैं ना कह ही नहीं सी सकता। और मेरे को बहुत मज़ा आया करके, बस इन्जॉय किया मैं वो भी प्रोसेस। और देख सकते हैं हम पाजी, अभी ना मेरा इतना ज़्यादा दिल नहीं है, पता नहीं क्यों। मेरे को म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, फिल्म से ज़्यादा, एक्टिंग से एक्चुअली ज़्यादा इजी मेरे को म्यूज़िक लगता है, और उसके प्रोसेस को मैं ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे एक महीना थोड़े रोज़ बालों नूं सैट करना, रोज़ ये मेकअप, मैनू लगता बहुत टफ जॉब है एक आर्टिस्ट की, एक्टर्स लिए बहुत मुश्किल है। मैं इंजॉय बहुत किया, मैनू मज़ा बहुत आया, मेरा तजुर्बा बहुत वधिया होया, बट फिर भी अंदरों पता नहीं क्यों लगता है कि हाँ करना चाहूँगा, बट एवं जिमें इस टीम नाल कीता सी ना, मेरा दिल सी करन दा, जदों मेरा दिल करेगा उत्थे कर लूँगा। ये नहीं कि मैं फिल्म करन लई किसी नाल भी किते भी करता रहां। मैनू ਇਹੋ ਜਿਹੀ सिंसीयर लोग चाहिए, सिंसीयर टीम चाहिए, ताकि उन्हां नाल काम करके मैं भी कुछ सीखां तो प्रोसैस नूं इंजॉय करा। क्योंकि जब तुहानूं सीरीयस टीम या एक्सपीरियंसड बंदे नहीं मिलते ना, फिर उत्थे खून सड़दा, फिर उत्थे क्रिएटिविटी तो तुसीं क्या इंजॉय करोगे, फिर बाकी सब चीज़ों में उलझे रह जाते हो आप। करना चाहता हूँ मैं, बट ऐसी टीम कुछ अच्छी स्टोरी आए, कुछ अच्छा नहीं, स्टोरीज पाजी सब अच्छी होती हैं, बस अच्छी टीम के साथ करना मुझे। ऐसे ही जैसे सर के साथ मैंने ऐसे ही अच्छे लोग मिलते रहे, मैं करता रहूँगा। चलो हम तो विश करते हैं, आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसी टीम आपको अप्रोच करे, है ना, वापस देखें आपको बड़े पर्दे पर जी। एंड बॉलीवुड में भी आपने काम किया है जी पाजी, गाने बनाए हैं आपने, पंजाबी इंडस्ट्री में तो बना ही रहे हो जी। कुछ डिफरेंस, क्या डिफरेंस लगा आप दोनों पाजी? दोनों सेम ही है पाजी, सब कुछ क्रिएटिव प्रोसैस तो सेम ही है। गाना ही बनाना तुसी चाहे बॉलीवुड ਲਈ बनाओ, चाहे मतलब चाहे अपने चैनल ਲਈ बनाओ, या चाहे किसी कंपनी ਲਈ बना दो, या कल नू अगर फॉर एग्जांपल आई रियली विश आई वर्क विद इंटरनेशनल आर्टिस्ट ऑल्सो, बट प्रोसेस तो यही रहेगा, बनाना फिर भी गाना ही पड़ेगा। तो वर्किंग में
कुछ नहीं है। हाँ मतलब वो जब चेहरे बड़े हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अक्षय सर के साथ काम किया, तो एक ऑलरेडी वो चीज़ लोगों की नज़र में बहुत बड़ी हो जाती है। तो यही फ़र्क है, क्रिएटिव प्रोसेस से लेके गाना मिक्स मास्टर करने तक उनको डिलीवर में ईमेल ही भेजनी है। हाँ। बाकी सब प्रोसेस सेम है, बस वहाँ पे ये मज़ा आता है जब वो चेहरे बड़े हो जाते हैं तो लोग सेम गाने को किसी और ही नज़रिए से सुनते हैं। गाना वही होता है, वैसे ही प्रोसेस में बना है, लेकिन वो लोगों की नज़र में बड़ा हो जाता है, लोगों के कानों के लिए बड़ा हो जाता है। इतना फ़र्क है भाजी बस। खैर अब तो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक भी बहुत बड़ा हो गया, किसी को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बॉलीवुड के भी कितने गाने हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते लोगों को और 2 मिनट में लोग कमेंट कर देते हैं, बट ये फ़र्क तो है ही। कोई चीज़ जो आप चाहो कि यार पंजाबी इंडस्ट्री में या म्यूज़िक इंडस्ट्री में ओवरऑल कि चेंज होनी चाहिए फॉर द बेटरमेंट, सुझाव आपको कोई है कुछ, यार ये चीज़ ऐसी हो जाए तो और नहीं पाजी, मैं हो ही नहीं ऐसा, क्या चेंज करने के लिए बोलूँ। मैं चेंज की तरफ ध्यान ही नहीं देता, गानों से बनाने से निकलूँगा तभी जाऊँगा ना चेंज की तरफ। सब बढ़िया चल रहा है, जीदा जो करन दा दिल कर रहा है सब करने लगे हुए हैं, तो बढ़िया है। सबकी अपनी अपनी जर्नी है। मेरे सुझाव से वैसे भी कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, और मैं सुझाव देने वाली जात भी नहीं हूँ अभी, इतना बड़ा नहीं हुआ मैं कि सुझाव दूँ किसी को। मेरे को अपना काम करना है, बढ़िया करना है बस। अच्छा गुना सर, लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि आप ना एक लाइफ आपको पॉइंट 0 पे आके छोड़ देती है ना, कि बिल्कुल आप 0 लेवल पे आ जाते हो, या लगता है कि यार इससे बुरा क्या हो सकता है, या इससे शायद मैं वक्त को गलत नहीं कहूँगा बट उस डिफ़िकल्ट वक्त में होते हो आप, जब आप सोचते हो कि यार बस अब तो ख़त्म है यार, 0 है, 0 लाइफ 0। ऐसा कभी मोमेंट आया हो, और कैसे उसके बाद अपने को मोटिवेट किया हो? पाजी देखो, आज तक मैथमेटिक्स भी 0 को निकाल नहीं सकी 0 के बिना तो कुछ पूरा ही नहीं हो रहा ना। तो फिर अगर लाइफ भी 0 आपको दे रही है तो आई थिंक उसकी भी एक इम्पॉर्टेंस है। आपको जब तक ज़िंदगी 0 नहीं दिखाएगी ना, तब तक आप उसकी कदर, चीज़ों की कदर नहीं समझोगे। तो इतनी पुराने कहावतें हैं ये सब जो इतने अरसे से चलती आ रही हैं कि जिसके पास सब कुछ पहले से ही होता है उनको उस चीज़ की कदर नहीं होती, वो सच में नहीं होती पाजी। जो कदर कमा के, खुद काम करके, खुद चीज़ें क्रैक करके होती है ना, वो कभी भी बनी बनाई चीज़ में आपको फील नहीं आएगी वो। तो मुझे लगता है कि ये वक्त ना हर इंसान की ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है आपको इंसान बनाने के लिए। भाजी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा एक आध नहीं है। मैंने आपको बताई कि 6वीं 7वीं तक मेरे पास वो, मैं फोर्ड आइकॉन पे स्कूल जाता था जब लोगों के पास मारुति नहीं होती थी। तो उसके बाद एकदम इतनी ट्रांजिशन देखी लाइफ में कि बिल्कुल ही डाउन हो गया, माइनस में हो गया। चलो डाउन भी एक 0 होता है, 0 के बाद भी एक माइनस होता है जब आपके ऊपर कर्जे वर्जे भी होते हैं। तो उसकी सिचुएशन बहुत सिंपल थी, रोने धोने से कोई, ठीक है आपको बुरा फील लगता है, ऐसा नहीं कि मैं रोया नहीं हूँ, मेरे को भी बुरा लगता होता था कि यार ये बाकी सारे बच्चों के पास ये भी है, ये भी है। जब सबके पास बाइक्स थी तब मैं पैदल जाना शुरू कर दिया, ऑटो पे एक फॉर एग्जांपल एक 7वीं का बच्चा जो 7वीं तक फोर्ड आइकॉन पे जा रहा है, उसके बाद उसने अपने कॉलेज तक सिर्फ ऑटो देखा है ना, ऑटो, बस, ट्रेन। मैं जॉब करता होता था और फाइनेंशियल क्राइसिस, हाँ फाइनेंशियल क्राइसिस वो तो चलते ही रहते हैं भाजी। वो तो मैं यहाँ से बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरे को कभी इन चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब इस चीज़ के 2 ज़रिए बन सकते हैं, या तो मैं रो धो के बताऊँ कि ये हो गया लाइफ में, या फिर दूसरा बहुत सिंपल फंडा है, सॉल्यूशन ये कि एक वक्त ऐसा था कि जब मैं कॉलेज जाता था तो मैं बस पास अफोर्ड नहीं करता था, जबकि बस पास भी लोगों के लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो मैंने लोकल ट्रेन का पास बनवाया हुआ था, पैसेंजर ट्रेन का, जो हर स्टेशन पर रुकती हुई जाती है। तो मैंने पास बनवाए हुए थे। मैं पानीपत जॉब करने जाता था सुबह 4:30 बजे। एक दिन मैं स्टेशन पे बैठ के बड़ा रोया। मैं कहा यार क्या ज़िंदगी होगी मेरी, कि मतलब मैनू लगता सी ये नहीं होना चाहिए सी अपने लाइफ च कि मैं रोज़ राती 12 बजे तक अपने घर दे काम भी करना, फिर रोज़ सवेरे 3:30 बजे उठ के 4:15 दी ट्रेन फड़ के मैं पानीपत जाना जॉब करन। और मेरी उस टाइम सैलरी 3100 थी, 3100 रुपये, और एक टाइम का खाना मम्मी मेरे को सुबह का बना के देती होती थी। और उसके बाद वापसी पे मेरे को इतना याद है कि मैं सनफीस्ट बिस्किट, मुझे आज भी इतने पसंद हैं, सनफीस्ट का इतना बड़ा पैकेट आता था 7 रुपये का, तो मेरी शाम तक की डाइट होती थी वो। तो पर उसमें भी मज़ा था, बहुत मज़े आए मेरे को उस टाइम पे भी, मैं उसको भी मिस करता हूँ। और कभी कभी पास एक्सपायर होने के बाद भी मैं 10-10, 15-15 दिन टीटी से बचते बुझते हुए भी ट्रैवल कर लेता था। तो उस वक्त ने सियाना भी बनाया, उस वक्त ने थोड़ी जुगाड़बाजी भी सिखाई, मतलब ये कि सीधे होके, या फिर ठीक है यार अगर आप पकड़े जाते हो आपको कुछ तो टैकल करनी पड़ेगी ना सिचुएशंस। बट फिर मैंने सबके कर्जे उतारे, सबके,
कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसका मैंने आज तक एक भी रुपया देना होगा, या फिर कोई ये कह देगा कि चाहे किस मर्जी ज़माने के हों, लेने ही है दुनिया से, देना कभी किसी का नहीं है कुछ। तो ये मैंने उस टाइम सीखा था, क्योंकि उस वक्त इतने लेने वाले घर पे आते होते थे, तो मेरे को लगा, मैंने कहा लाइफ में जो मर्जी हो जाए, अपने घर कोई मंगण ना आए लाइफ 'ਚ भी। वाहिगुरू तू मैंने इस योगा करी कि मेरे घर ना कोई मंगण ना आवे, कि मतलब तुसी साढ़े पैसे देने हैं, तुसी ये करना, तुसी वो करना। तो बस वो माइंड सेट था मेरा। जॉब कर करके मैंने मेरे इतने अच्छे अच्छे दोस्त जो मैंने अपनी लाइफ में सोचा नहीं था, उनके घर वालों से भी अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी सिचुएशन थी कि पैसे वैसे का कुछ सीन था, नॉट डायरेक्टली मेरे साथ बट समहाउ एसोसिएटेड था, तो मैंने नौकरी कर करके उन लोगों के भी 500-500 हज़ार करके भी पैसे उतारे हैं। और आज मतलब मेरे को इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है वो चीज़, वो वक्त याद करके। तभी ऐसा हुआ हूँ मैं भाजी आज, नहीं तो होता ही ना। मैं कहना वाहिगुरू सब नूं दिखावे हो जिस दिन ना, इन्ने बहन भी ना दिखावे, पर सियाणा बनान जोगे थोड़ा जा मतलब दिखावे। पर अभी भी आपको बहुत कुछ देना है, क्योंकि लोगों ने इतना प्यार दिया है ना आपको। बिल्कुल भाजी। तो वो जो प्यार का रिटर्न है ना, आपको विद इंटरेस्ट Yes. अपनी गायकी से, अपनी अदाकारी से, अपनी परफॉर्मेंस से देना है। बड़ा खुश होता हूँ भाजी। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਨੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲੋਕ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਠੱਗੀ ਨਾ ਠੱਗੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਉਹ ਠੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਉਹ ਠੱਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। बिल्कुल। तो आप किसी का रखोगे ना, तो आपका ऐसी जगह निकलेगा, तो भी आपको फिर आप फिर उस दिन फूट के रोओगे कि भगवान की किसी और ज़रिए से ले लेता। तो मेरे को इस चीज़ से बड़ा डर लगता है। कदे लाइफ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰ ਕੇ ਬਦਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਜੀ ਗਾਲਾਂ ਫਿਰ ਸੌਖੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ पूरी ਹੁੰਦੀ है। तो लाइफ में किसी का देनदार नहीं होना। तो ये ज़ीरो वाले टाइम से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। लोग कहते हैं ना कि लोग चंगे वेले नहीं परखे जाते, लोग हमेशा माड़े वेले परखे जाते। तो ये ना दुनिया का दस्तूर है। मैंने कभी बात दिल पे नहीं लगाई कि अच्छा वक्त चल रहा है तो लोग हलो कर रहे हैं, नहीं चल रहा तो नहीं। पर वो ऐसी चलती है ये दुनिया। अब ऐसी नहीं हुई। ये चाणक्य नीति कब की बनी हुई है, कब के हुए हैं ये राजा महाराजा लोगों के साथ धोखे। तो ये तब से चल रहा है सब कुछ। तो ये इतने दिल पे लगाने वाली बात नहीं है। बुरा वक्त आ गया तो आ गया भाई। अगर आप आदमी हो तो इसको निकालो अपने आप को इस सिचुएशन से। अगर आपको वक्त की वजह से रोना धोना पड़ रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हो, तो फिर रब ने जो थानू हथ पैर दिते हैं ना, इन्हां दा कोई फ़ायदा नहीं, इन्हां दा कोई फ़ायदा नहीं। फिर लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिले हो आप, है ना, बहुत अच्छी दोस्ती रही होगी, टीचर्स। कोई ऐसा ज्ञान या ऐसा कोई लाइफ लेसन जिसने ज़िंदगी बदली, या हमेशा फॉलो करते कि यार ये एक लाइफ लेसन सबसे बेस्ट रहा मेरे, वो क्या था, किसने दिया था, क्या लाइफ लेसन था वो? नहीं भाजी, ऐसा कोई लाइफ मतलब यूँ तो मेरे को आज मैं सच बताऊँ, आपसे मैं कितने सालों से एसोसिएटेड हूँ, है ना। मैं आपसे भी अच्छी बातें ले लूँगा, जाने अनजाने, जो आप शायद मेरे को इंटेंशनली नहीं बोलोगे, बट जो मेरे को आपसे एक्सट्रैक्ट चाहिए ना, वो मैं निकाल लेता हूँ, सबसे निकाल लेता हूँ। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारी लोगों से बहुत सारी चीज़ें पकड़ी हुई हैं। लोग ना पंडितां को जाना शुरू कर देंगे जिवें कि ये दिखाओ वो दिखाओ मेरा, कि मतलब कैसे होंगी चीज़ें, ये वर्क करेगा नहीं करेगा। भाजी मैं इन सब चीज़ों को मानता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मुझे ये लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप एक बहुत सक्सेसफुल या फिर अच्छे सक्सेसफुल दोस्त, अपने दोस्त बनाओ, सर्कल चेंज करो अपना, और मोटिवेट होना ना उनके पास जाओ। लाइफ को जान के जीने का बिल्कुल मज़ा नहीं है कि मेरे साथ अच्छा ये हो सकता है अगले 6 महीने में, 6 महीने होता स्ट्रेस लेके घूमी जाओ हैं कि ये हो सकता है मेरे साथ, वो नहीं चाहिए मेरे को यूँ होता है कि यार मैं अगर आज लो फील कर रहा हूँ तो मेरा दोस्त है, मैं निखिल भाई से मिलता हूँ, मतलब जिनके साथ मैं काम करता हूँ, मेरा दोस्त है अभिनूर, मैं उनसे जाके मिलता हूँ, जिनकी कंपनीज़ की वैल्यूएशंस बहुत हैं, तो मेरे को जाके उनसे मिल के उनकी बातें सुन के अच्छा लगता है, वहाँ से हो जाता हूँ मैं मोटिवेट। और क्या करते हो, ट्रैकिंग पे जाते हो, कभी घूमने निकलते हो कहाँ, हिमाचल की तरफ, कहाँ? ट्रैकिंग नहीं करता भाजी मैं, मेरे को बाइक्स का बहुत शौक़ है, और हमारे दोस्त हैं अक्षय भाजी, टचवुड, उनकी वजह से मेरे अंदर बाइक का इतना कीड़ा है, और उतना ही मेरे को बाइक से डर भी लगता है, क्योंकि मेरे को क्रूज़र बाइक्स पसंद नहीं है, मेरे को स्पोर्ट्स बाइक्स ही पसंद है, और मेरे को डर लगता है कि अगर मैंने ले ली तो मैं तेज़ चलाऊँगा। बट वो मेरा कीड़ा उनकी वजह से शांत रहता है, क्योंकि उनका यहाँ पे मोहाली में शोरूम है बॉस राइड्स के नाम से, तो सारी सुपर बाइक्स हैं उनके पास, और वो लोग संडे टू संडे महीने में 2 संडेज़ वो राइड पे जाते हैं, तो मैं उनके साथ राइड पे चला जाता हूँ।
जिस बाइक पे दिल करता उस पे जाता हूँ करते हुए। और 11 बजे तक उस बाइक से मैं इतना थक चुका होता हूँ कि उसके बाद मेरा 1-2 महीने दिल नहीं करता बाइक लेने का। नहीं तो अब तक अगर वो मेरे दोस्त नहीं होता है पाजी, अब तक मैं बाइक ले चुका होता। अपने पैसे डंप किए होते मैंने एक बाइक पे। ऐसे दोस्त हर इंसान की लाइफ में होने चाहिए। तभी तो बोलता हूँ सर्कल बढ़िया रखो भाई, मतलब चाहिए ऐसे। पहले इंटरनेशनल ट्रिप कौन सी थी? पाजी जापान। जापान गए थे? हाँ जी। काम के सिलसिले में गए काम, थे? हाँ जी, मेरा शो था पाजी जापान, अच्छा। कोबे 2017। कैसा रहा शो, कैसा था? बहुत अच्छा शो था पाजी। वहाँ द इंडिया क्लब करके क्लब है इंडियंस का। अच्छा। कोबे एक बहुत छोटा शहर है जापान का, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि सारे डायमंड और पर्ल मर्चेंट्स जितने भी हैं सबसे बड़े डीलर्स वहीं पे रहते हैं। तो मोस्टली सब लोग गुजराती हैं उधर, 3-4 पंजाबी फैमिलीज़ हैं। तो वहाँ पे मेरा शो था, बट वो लोग इतने अच्छे हैं भाजी। मैं आपको बताता हूँ वहाँ की एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूँ। तो जब मैं वहाँ पे लैंड हुआ था तो जो उस क्लब के प्रेसिडेंट थे वो एयरपोर्ट पे लेने आए, और उन्होंने मेरे पूरे बैंड के लिए बस करवाई थी। मुझे उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया और वो ले गए। तो मैंने बातों बातों में पूछा, मैंने कहा ओके, मेरे को तब तक पता नहीं था कि ही इज़ क्लब प्रेसिडेंट। तो मैंने कहा आप सर आपका क्या रोल है क्लब में? कहते यार मैं प्रेसिडेंट हूँ। मैंने कहा सर फिर आप लेने क्यों आए, मतलब भेजने किसे और नू, मैनेजर को भेज देते। हाँ। तो फिर वो कहते नहीं यार आई वांटेड टू मीट यू। मेरे को ठीक है, मैंने कहा ओके हम कहाँ स्टे कर रहे हैं सर? कहते बच्चे आप मेरे घर पे स्टे कर रहे हो, बट कोई ऐसा फेवर वाली चीज़ नहीं है, मैं अपने क्लब से ही रेंट निकालता हूँ कि मतलब ये जितने दिन आप रहोगे, क्योंकि यहाँ होटल्स बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे रूम है, भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो इससे बेटर है कि मैं पूरा अपार्टमेंट आपको देता हूँ। और पाजी हर रोज़ सुबह 9 बजे वो आदमी खुद झाड़ू लेके और मोब लेके खड़े होते थे बाहर कि चलो मैं साफ़ सफाई कर देता हूँ बेटा, तुम दरवाज़ा खोल के सो जाओ। मेरे को शर्म आ जाती थी, मतलब मैं उनकी वर्थ बता भी नहीं सकता हूँ यहाँ पे कितनी होगी उस आदमी की। मैं उनसे झाड़ू और वो पकड़ता था, मैं कहा सर शर्मिंदा मत करो, आप प्लीज़ चले जाओ, ये सब हम ना खुद कर देंगे अगर आप हमें अपने बच्चा मानते हो तो। और बहुत सिंपल लाइफ है भाजी उन लोगों की, इतनी सिंपल लाइफ। जितने भी मेरे को वहाँ लोग मिले, शो ख़त्म हुआ तो वहाँ पे वो इतना एंजॉय कर रहे थे। उन्होंने बोला बच्चे प्लीज़ भी आज तक हमारे क्लब में ऐसा माहौल नहीं बना, 1 घंटा और गा दो तुम, वी विल पे यू। नहीं तो इतने अपने इंडिया च बंदे कहते ना कि गा दे यार थोड़ा जिहा होर गा दे। उन्होंने प्रॉपर चैनल के हिसाब से जो मतलब पेमेंट थी, उन्होंने पहले पेमेंट मतलब ओके की मेरी मैनेजमेंट को, जबकि मैं वहाँ खड़े होके अभी उनको हाँ ना भी नहीं की। उन्होंने कहता बेटा डाल दिए पैसे दूंगा। मैंने कहा यार, मतलब वो लोग इतने पर्टिकुलर हैं, इतने पर्टिकुलर हैं। और उसके बाद बस सब तो वधिया चीज़ मैनू ये सीखण नूं मिली। मैं क्या यार, मैं इंडिया दे उन्हां लोकां नाल सी जापान च ਜਿਹੜੇ 20% इकोनॉमी शेयर, मतलब टैक्स दी ਇੰਨੀ अमाउंट इत्थों पे कर रहे हैं, इन्ने अमीर लोग और इन्ने ग्राउंडेड। मैनू बहुत चंगा लग्या। और दूजी चीज़ जापान आई थिंक सब तो सोहनी कंट्री लगती मैनू, क्योंकि मेरे को टोक्यो ड्रिफ्ट भी बहुत पसंद थी। अच्छा। तो वैसे ही जापान प्यार। मूवीज देखते हो? हाँ जी भाजी देख लेता हूँ, कभी कभी देख लेता हूँ। हनुमान देखी मैंने एनिमेटेड, द लेजेंड हनुमान, द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 3 आया। हनुमान जी से प्यार हो जाएगा आपको। देखो प्यार हनुमान जी से वैसे ही सारे प्यार करते हैं, बट फॉर एग्जांपल जिमें कई बंदियां नू नहीं पता ना उन्होंने बारे, मैं सब नू कहूँगा कि प्लीज़ तुसी एक बार देखियो। चलो जापान से थोड़ा इधर आते हैं, वापस इंडिया आते हैं। जापान में तो आपने पूरा ना बिल्कुल कि ओके गुड नजर 10 मिनट और कर लीजिए, 1 घंटा पेमेंट हो गई है। यहाँ पर कैसा कुछ ऐसा कोई ऑकवर्ड मोमेंट हो, मेरे एक वो गाना गा दे, वो गाना गा दे। चलो इत्थे भी लोग उन्ने ही प्यारे हैं भाजी, देखो पैसा मैटर नहीं करता। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ एक सेंस मतलब वो वाली गल ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਓ ਯਾਰ। ਕਿੱਸੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। किस्सियां की गल करना, पर आपा तो फिर भी प्यार ही करीदा जो मर्जी हो। मजेदार किस्सा लाइव, मजेदार किस्सा भाजी मैं आपको ना बताता हूँ। किसी गिरारी अटक गई हो, पंगा, स्पेशली जो वेडिंग्स के शोज होते हैं ना, उसमें क्या होगा, जिसने बुलाया है मतलब 99% इंजॉय कर रहे होंगे, एक कोई ना रिश्तेदार होगा जिसको आप सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। अपनी किडनी भी दे दोगे ना उसको स्टेज से निकाल के, तब भी उसका मुँह ना यूँ ही रहेगा। तो क्या हुआ, मैं दिल्ली में एक शो कर रहा था, तो वहाँ मेरे चंडीगढ़ के बहुत सारे लोग थे, वेडिंग ही थी कोई। तो पाजी आप मानोगे नहीं कि मतलब आधी शादी नाच ही रही है पूरी। तो ना एक मेरे को पता लगा कि चंडीगढ़ के लोग हैं। मैंने 2 बार ना चंडीगढ़ के नाम की बोलियां डाली। एक अंकल ने मेरे को बुलाया, कहते हैं थोड़े से, वैसे मैं भेज देता होता हूँ किसी को, पर वो बिल्कुल मेरे सामने खड़े, तो मैंने कहा चल मैं ही सुन लेता हूँ इनकी बात। तो कहते चंडीगढ़ करी जाना है, असी फुद्दू हाँ।
है ना, जब कोई ऐसे बोलता है ना, सबसे पहले ना मैं हंसता हूँ उसकी तरफ, उसको खिंचाने के लिए। और मैं बहुत फिरकी लेता हूँ भाजी, मैं मेरे को कभी गुस्सा नहीं आता स्टेज पे। अगर कोई मेरे को ऐसा फ्रस्ट्रेटेड क्रिएशन मतलब आदमी दिख जाता है ना, कैरेक्टर, तो मैं उसको और खिंचाता हूँ। फिर कैसे हैंडल किया फिर वो? मैं कहा अंकल, मैं कहा गल की होगी दसो। कहते यार नहीं ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ मतलब उन्होंने खुद पे लेके बात बोली। मैंने कहा अंकल मैं ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। मैं अगली बोली अंकल ਤੇ ਪਾਤੀ ਜੀ। मैं ਕਿਹਾ ਚਲੋ अंकल जी अगली बोली ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ स्पेशली ਆਪਾਂ पाती। उस बाद थोड़ी देर बाद ना फिर कोई चंडीगढ़ वाला भाई आया, फिर उसने बोला कहता चंडीगढ़ वाले लिए ये गाना। उन ठीक है यार पाजी, अब मेरे को कोई आके बोलेगा भोपाल वालों के लिए, मैं तो गाऊंगा ना यार, मैं नेपाल के लिए भी गा दूंगा पाजी। मैं जो दुबई होवां मैं लाहौर ਲਈ भी गा सकदा। इन दी एंड ऑडियंस ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਤੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਨਾ कि तो कहते ऐसे करके ना हाथ मारे, और ना मैंने उनको देख के यूँ करा, मैंने कहा निकलो वापस। उनका बीपीआई हो गया, उनकी वाईफाई उनको खींच के वापस जाने नीचे से ही, और मैंने देख के हंसे जा रहा हूँ, और मैं गाना भी गा रहा हूँ, मैं गाना गाते हुए उनको देख के हंस भी रहा हूँ। पाजी मैंने उस बंदे को नोटिस किया जब शो खत्म होने वाला था और शायद मैं आखिरी गाना गा रहा था, तो गाते गाते ना मेरी फिर निगाह पड़ गई उनको। होता ना ऐसे करैक्टर, वो आपकी आंखों में रहता है चाहे जहाँ मर्जी घूम रहा हो। तो वो अंकल ना सामने यूँ करके सोफे पे बैठा हुआ है ना, और उनकी वाइफ भी साथ में यूँ बैठी है ना, उसने खुद एंजॉय किया ना, अपनी जनानी नू करन दिता, और पता नहीं बेचारा मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत थी मुझे समझ ही नहीं आई। बड़ा मतलब ऐसे करैक्टर भी होते हैं। तो एक ये मेरे दिमाग में फंसी हुई है, और एक और किस्सा हुआ। एक मैंने सबसे अपनी लाइफ का शॉर्टेस्ट शो किया, 40 सेकंड का है? हाँ, यहीं पे कहीं हरियाणा में वेडिंग थी। अच्छा। तो हम गा रहे, तो मेरे बैंडमेट्स ने ना बोला, कहते यार यहाँ ना एक अंकल है, बड़ा बदतमीजी से बात कर रहे हैं, वो सबसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं वो। तो मतलब जब हम ऊपर सेटअप कर रहे थे, कह रहे ओ डीजे डूजे ला दो ये वो करके, तो आपको पता होता है ना कि किस माइंडसेट का आदमी होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो ऐसे ही हुआ। तो मेरे जाने से पहले वो लोग डांस कर रहे थे वहाँ पे। अब पहला गाना मैं अपना ही गाता हूँ। उसके बाद वेडिंग्स में क्या होता है कि कई बार अगर नाचने का माहौल है तो आप लोगों के हिसाब से गाता हूँ मैं, मेरी गरारी नहीं होती कि मुझे अपने ही गाने हैं। तो मैंने अब पहला गाना अपना मरजावा स्टार्ट ही किया, तब मरजावा आया था, तो मैंने परफॉर्म करना स्टार्ट किया। अंकल सामने से ये करने लगा हुआ। मैंने कहा अंकल जी रुको 2 मिनट। भाई उस बंदे ने ना भाग के चढ़ के ना स्टेज पे चढ़ने की कोशिश की। तो वो प्रोटोकॉल होता है। अब स्टेज पे जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, चलो मैं नहीं, कोई और भी आर्टिस्ट कर रहा है, स्टेज पे नहीं चढ़ सकता कोई। तो ऐसा नहीं तरीका होता है स्टेज पे भी आने का कि पूछ के आप आइए, है ना। उसने ना यूं चढ़ के, जैसे होता है ना कि स्टेज पे छलांग मार के आगे से गोड डाले के, शराब पी रखी होगी, कुछ किया होगा हमारे। विदिन 40 सेकंड्स। हाँ, विदिन 30-40 सेकंड्स के ऊपर जाके मैं गाना चेंज करवाता हूँ। होते हैं ना कि मैं 4 बंदों के सामने छाने की आदत। तो हमारे बंदे ने ना अंकल जी को यूं पकड़ के ना यूं मारा साइड पे, अंकल यूं गए लहराते हुए पीछे। बच गए, वो गिरे नहीं। तो मैंने अपने बंदे को बोला, मैंने कहा ईजी भाई 2 मिनट। कहते नहीं पाजी ये मतलब गलत तरीके से आ रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने ना उनको बोला, मैंने कहा ਅਸੀਂ ਦਾ ਸਾਡਾ नचन मतलब उसने साडा नचन दा जी ये की गाई जाना तू ऐदा करके। मैं कहा अंकल 2 मिनट। मैंने कहा आप जाओ। मैंने फिर भी बड़े प्यार से टैकल किया। मैंने कहा अंकल आप हंस के, मैंने कहा अंकल आप जाओ, कोई बात नहीं, देख लेंगे, गा देता हूँ मैं इसके बाद। मैं अभी पूरा कर रहा हूँ, है ना, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ गाने को। यू कांट बी सो इम्पेशेंट। तो नीचे गया, तो मैंने कहा ये डड। तो मैंने कहा चलो अगला गाना ना मैं अंकल आपके लिए गाता हूँ। तो उसने यूँ चौड़ सी मारी। तो मैंने जो गाना गाया उनको शायद कोई और सुनना होगा, तो जो मैंने वो गाना उनके लिए गाया, हुण ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਸਵਾਦ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਪਾਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਦਤ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਪੀ ਬੂਪੀ ਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਆ? मैंने माइक पे बोल दिया पाजी उस बंदे का सच में बीपी हाई हो गया। वो कहता तेनू ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ बीपी हाई हो गया। मैं अंकल हो गया ਤੁਹਾਡਾ। मैंने फिर हंस के बोला, मैं अंकल ਤੁਹਾਡਾ सच्ची हो गया। मैं उन्होंने आख्या, मैं क्या साम सूम लो, मैं कहना तो ब्याह पूरा नहीं देखा जाना। मैंने हंस के ये बोला। तो इतनी देर में वो माहौल जो था मेरे को पता था मेरे तक तो नहीं आएंगे, वो देख लेंगे अपने लोग। तो अंकल जी ने बेचारों ने दोबारा स्टेज पे आने की कोशिश की,
माहौल वहाँ थोड़ा गर्म हुआ, तो एक अंकल उनके दोस्त थे, कहते यार ये ना ऐसा ही बच्चे, तू जाके 15 मिनट स्टेज दे पिछों गा देगा। मैं इतना हंसा पाजी, मैं इतना हंसा वहाँ पे। मैंने कहा अंकल कोई बात नहीं। मैंने कहा ये हैं कौन, रिश्तेदार हैं कोई? कहते हैं हाँ ये ना मुंडे दा रिश्तेदार है। मैं कहा खास के दूर दा? कहते ये तो सानू भी नहीं पता। कहते जिस हिसाब नाल नच रहा है खास ही होना। तो वहाँ पे मतलब 20-30-40 लोग इकट्ठे हो गए तब तक। मतलब उस एक बंदे ने पूरी वेडिंग स्पॉइल कर दी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अब जिसने भी हमें बुक किया, मुझे नहीं पता होता, मेरी टीम को पता होता। मैंने कहा उस भाई से पूछो कि अगर तो ये आदमी यहाँ पे है तो शो नहीं हो पाएगा, तो नहीं तो रहने देते हैं, आप डीजे पे बढ़िया मतलब एंजॉय करना। तो फिर शो वो कहते कि नहीं ये इनके रिश्तेदार हैं, इनको तो भेज नहीं सकते। मैंने कहा जब तक ये हैं तो हम तो गा नहीं सकते। तो फिर वो शो ही नहीं हुआ। तो ये ऐसे किस्से। हाँ पाजी, वो तो शो से पहले होती है। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं है। जो आर्टिस्ट के इसके अंदर माहौल बनाना कि पेमेंट पहले होनी चाहिए, वो पाजी पहले ही होनी चाहिए। एग्जैक्टली, है ना? मेरी पेमेंट बहुत मरी है, बहुत पेमेंटें मरी है। जो आर्टिस्ट नहीं लेते पाजी उनकी मरती हैं। अब नहीं करता। अब इस केस के अंदर अगर मैं अच्छा बन के उनको बोलता कि आप मुझे पेमेंट सर बाद में दे देना, तो खत्म। मेरी तो डेट थी ना पाजी, वो मेरी वर्थ, मेरी डेट की मेरे 2 घंटे की वर्थ है वो आप मुझे वहाँ बुला के गवाओ ना गवाओ, इट्स योर कॉल, बट आई हैव बुक्ड माई टाइम फॉर यू। एंड उसके लिए मुझे वहाँ आने से पहले हम अपनी पेमेंट्स क्लियर करते हैं। क्या बात है। यस, नहीं तो मैं उस दिन कहीं और होता, बढ़िया गा रहा होता। तो दिस डजंट मैटर कि मैंने वहाँ 10 मिनट गाया 15 मिनट, वो उनकी वजह से था, हमारी वजह से नहीं था। एग्जैक्टली। बट गुलजार सच में बहुत अच्छा लगा है तुमसे बात करके, बहुत दिल खोल के आपने बातें करी। एंड जैसे कि हमेशा मैं कहता हूँ, एक बहुत ही रूहानी शख्सियत हैं आप, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है। सो बस यही दिल से दुआ है आपके लिए, ऐसी अमेजिंग गाने लिखते रहिए, ऐसे ही बेहतरीन म्यूज़िक कंपोज कीजिए, ऐसे ही सुर में गाते रहिए, और जल्द से जल्द आपकी अगली मूवीज़ भी आए, हम आपको बड़े पर्दे पर भी देखें। थैंक यू। और इसी वादे के साथ इजाज़त है कि जल्दी वापस मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में, जहाँ पे बातें छोड़िए इसके आगे शुरू करेंगे। बिल्कुल, है ना? और जाने से पहले एक आखिरी गाना मैं ज़रूर चाहूँगा जो अभी बिल्कुल ट्रेंडिंग पर है। दिल तू जा तू, दिल तू जा तू। हो जाए पाजी। तेनू की दस्सां मेरे ਲਈ क्या तू, मेरे ਲਈ धड़कन मेरे ਲਈ सा तू, तेनू की दस्सां मेरे ਲਈ क्या तू, मेरे ਲਈ धड़कन मेरे ਲਈ सा तू, हाय दिल तू जा तू, दर्द दी दवा तू, जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू, दिल तू जा तू, दर्द दी दवा तू, जद तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू। क्या बात है गुलजार। थैंक यू सो मच गुलजार फॉर कमिंग हियर, अपना टाइम आपने दिया, और ध्यान रखो अपना। अरे भाजी आप भी, और बस सबसे यही गुजारिश कि मेरा नया गाना आया वो भी सुनिए, जाम। बिल्कुल, जाम भी सुनिए, और प्लीज शेयर कीजिए, गाने को आगे बढ़ाइए, और आदता भी जरूर सुनिए। यस, आदता से लेके जाम तक सब सुन लीजिए आप। सारे सुनिए, जेड़ा वधिया लगे ओनू लिस्ट च पा लियो, जेड़ा ना लगे कट दियो, कोई चक्कर नहीं। बिल्कुल। और अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो कर सकते हैं, लाइक वाइक सब कुछ कर दीजिएगा। मुझे नहीं पता है फॉर्मेलिटी, बट जो होता है कर देना भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुलजार, थैंक यू सो मच।